गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और 3-4 दिन लगातार मेरी मीटिंग्स बाहर थी, जिस कारण से मैं क्लासेस नहीं ले पाई। लगातार मुझे रोज जाना पड़ा, तो जिसके चलते क्लासेस पॉसिबल नहीं हुई। कोई बात नहीं, अब तुम्हारा लगभग सिलेबस तो कंप्लीशन पर था। मैंने लास्ट वीडियोस में लगातार यही कहा, अब तुम्हें सारी चीज़ों को रिवीजन के मोड पर ले आना है। ठीक है, अब ऐसा बहुत कोई टफ टॉपिक नहीं बचा। और दो छोटे टॉपिक मैं आज देखती हूँ, कम से कम एक तो पूरा कराऊंगी, दूसरा भी आधा। आज मैं देख रही थी कि सिर्फ 3-4 टॉपिक बच गए हैं आपके। परिवहन वाला, एक वो पशु जनगणना वाला, और 2-3 छोटे मोटे से टॉपिक जिसमें हम साहित्य की बात कर लेंगे, पत्रकारिता की बात कर लेंगे। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। और कुछ वो महिलाओं के परिधान, उनका वो जो आभूषण पहनती हैं महिलाएं, क्योंकि हर बार क्वेश्चंस उठ के आते ही हैं। वो कोई बहुत कॉन्सेप्चुअली समझने का क्वेश्चन नहीं है, वो आपको 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, उसके बाद आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटे मोटे फैक्ट्स हैं। आपको पूछे भाई बोरला कहाँ पहना जाता है, तो ये हमने अगर सुन रखा है, पढ़ रखा है, तो हमें आसान दिखेगा कि भाई बोरला माथे पे धारण करते हैं। या वो पूछ लेंगे छन्न कंगन महिलाओं का आभूषण है या पुरुषों का, या रानी हार। तो ये बेसिक सी बातें हैं, ये पढ़ने से सबको आ सकती हैं। ठीक है, इनमें कोई आपको बहुत मशक्कत या बहुत जद्दोजहद नहीं करनी। तो वो सब क्योंकि बहुत आसान है, बार बार पढ़ना ही उसका तरीका, और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है कि कोई फॉर्मूले से याद होंगी, इसीलिए उसको मैंने लास्ट के लिए छोड़ रखा था। अब आपका इंपॉर्टेंट सब कुछ पूरा हो गया। सिर्फ दो टॉपिक छोटे छोटे से, एक पशु जनगणना वाला और एक हाईवेज वाला, ये दो इंपॉर्टेंट रह गए। बाकी तो हम सिर्फ मेन मेन चीजें जो बची रह गई थी कि जो कभी कभी पूछ ली जाती हैं, उनके ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप ये मत सोचो कि अब हरियाणा जी के आपका रहता है। अब तो ये बस हार्डली, मैं अभी बात ही कर रही थी इनसे कि अगर इस हफ्ते क्लास होती तो मैं एंड कर देती। आज तो क्लास होती ही नहीं, फ्राइडे तक पूरी हो जाती। तो आपका ये 2-3-4 दिन का टॉपिक रह गए हैं, इनको मैं करा दूंगी। और ये बहुत लंबी कोई चौड़ी कहानी नहीं है कि आपको चिंता हो कि क्लास कब होगी, कैसे होगी। ये खत्म हो गया आपका सब कुछ, सिर्फ बहुत थोड़ी बहुत चीजें बची हैं जो मैं करा दूंगी। ठीक है, तो उसकी चिंता मत करना। आज की हेडिंग है भाषा और साहित्य। क्या हुआ? अच्छा, मैप वो नहीं है, कोई बात नहीं। भाषा और साहित्य के ऊपर हम बात करेंगे। और जब भी हरियाणा में भाषा की बात आए, तो आप जानते हैं कि हमारी हरियाणवी बोली, जिसको कि आप खड़ी बोली का ही एक रूप मानते हैं, ये है। पहले थोड़ा सा मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि उसके बाद ये सब समझना बहुत आसान दिखेगा। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे आज अपने हरियाणवी भाषा की, और इसके साथ साथ साहित्य की। दूसरे वाला पेन नहीं है? भाषा और साहित्य। आप अच्छी तरह जानते हैं भाषा का मतलब है हम कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं। तो आप हरियाणा में अच्छी तरह सब लोग वाकिफ हैं कि हरियाणवी ये हमारी बोली है। और साहित्य की बात करें तो हमने हिंदी में भी साहित्य की रचना की हुई है हरियाणा के लोगों ने। हमने संस्कृत में भी ढेर कुछ लिखा हुआ है। हमने जैन साहित्य में भी अपना कहीं ना कहीं हमारा बड़ा नाम है, पुष्पदंत का, श्रीधर, ऐसे बड़े बड़े कवियों का। और मेन तो यही है। बौद्ध तो कोई ऐसा साहित्य बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि बुद्धिस्ट लोग यहाँ बहुत ज्यादा नहीं रहे। जैन का साहित्य आपको लिखने को पढ़ने को मिलेगा, संस्कृत मिलेगा, हिंदी मिलेगा। और फिर इसके बीच में आपने ब्रज के लोगों के बारे में, जैसे सूरदास जी हैं, तो कृष्ण भक्ति तो ब्रज की तरफ थे, उनकी बोली ब्रज भाषा, जो कि एक ना एक पार्ट पर जाके हिंदी या हरियाणवी से ही रिलेटेड है। तो हम यहाँ आज बात करेंगे भाषा की। हम सब क्योंकि हरियाणा में रहते हैं, तो ये तो कॉमन सेंस है कि हरियाणवी हमारी बोली है, हमारी मातृभाषा है। अब हरियाणवी, बहुत लोग कहते हैं कि हिंदी और हरियाणवी, कि हरियाणवी तो एक डायलेक्ट है, बिल्कुल है। देश के नजरिए से देखें तो हिंदी हमारी हरियाणा की भाषा है और हमारी बोली है हरियाणवी। लेकिन हम ये मानते हैं कि जो हमारी हरियाणवी है ना, ये भी, जिसको आप कौरवी भाषा कहते हैं, ये भी खड़ी बोली का ही रूप है। तो वो बोली जिसको पूरा भारत खड़ी बोली कहता है, वो ये कहते हैं कि खड़ी बोली मतलब हिंदी। हम ये कहते हैं खड़ी बोली का एक रूप हमारे हरियाणा की कौरवी बोली भी है या भाषा भी है। तो इस तरह से अगर देखा जाए, तो जिसको हिंदी का नाम दिया गया, वो कहीं ना कहीं आपकी हरियाणवी से भी प्रभावित है। और शायद यही कारण है कि हिंदी में रचना के साथ साथ बहुत सारे हिंदी के कवियों ने भी हरियाणवी भाषा के पुट में कोशिश की है अपना साहित्य में नाम खड़ा करने की, जिनके बारे में आज हम बातचीत भी करेंगे। तो हरियाणवी और खड़ी बोली, हिंदी, कौरवी, ये एक ही के कई रूप हैं जब हम हरियाणा के नजरिए से देखें। अगर आप इंडियन नजरिए से देखेंगे तो आपकी बोली को पीछे कर देंगे, लेकिन क्योंकि हम हरियाणा जीके की बात कर रहे हैं, तो हम कहते हैं हमारे देश की जो हिंदी, जो हमारी देश की राजभाषा है, और संविधान के आर्टिकल 343 में जिसका वर्णन किया गया, 14 सितंबर 1949 को जिसको भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया, उसी का एक रूप है हमारी हरियाणा की कौरवी भाषा, जो कौरव मतलब कुरुक्षेत्र के आसपास इस इलाके की बोली। ठीक है, अगर बात करें जब हरियाणा बना,
1966 में हरियाणा बना, 1966 में 1 नवंबर को। आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे पूरे भारत के राज्यों का जो गठन किया गया 1953 में, सबसे पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। और क्योंकि वो भाषा के आधार पर ही गठित था, फिर एक समिति आई थी जिसको कहते हैं फजल अली आयोग। तो आयोग था पूरा, समिति तो छोटा शब्द है। इसने रिकमेंडेशंस दी और 2 साल पूरे देश में भ्रमण करने के बाद इन्होंने रिकमेंडेशन दी 1955 के दिसंबर में, जिसके ऊपर 1956 में काम हुआ। और हमारे देश में 1956 में भाषाई आधार, यहाँ सिर्फ एक राज्य था आंध्र प्रदेश, 56 में भाषाई आधार पर भारत में 14 राज्य बने, 14 स्टेट्स बने और 6 यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश बने। यानी भारत में मोटे स्तर पर कहें तो राज्य किस आधार पर बनाए गए हैं? भाषाई आधार। तो इस हिसाब से हरियाणा की जो बोली है हरियाणवी, उस बेसिस पे अगर हमें देखें तो हम पंजाब से अलग होने ही थे, वो कभी ना कभी तो सामने आना ही था। लेकिन 1956 में हरियाणा को अलग नहीं बनाया गया, ये पंजाब का ही हिस्सा रहा, क्योंकि हरियाणा की जो ऊपर की बेल्ट है ना, वो पंजाब से बहुत ज्यादा प्रभावित थी। और फिर हरियाणवी कोई इतनी बड़े लेवल की बोली भी नहीं थी कि जिसको राज्य के रूप में मान्यता मिलती, इसलिए हरियाणवी बोली को नजरअंदाज कर दिया गया। और 56 से 66 में एक बड़ी मशक्कत, बड़ी लड़ाई लड़ी हम लोगों ने कि हरियाणा को अलग कर दो, हरियाणा को अलग कर दो, पर कोई सुनता ही नहीं था। फाइनली जब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई और दिल्ली में लोकसभा तक ये आवाज, ये गूंज पहुंची कि हरियाणा को अलग कर देना चाहिए वरना दंगे भड़केंगे और लड़ाई झगड़े होंगे, तब कहीं जाके हमारे हरियाणा को अलग करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। ये सारा इतिहास मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जेसी शाह समिति, जिसके रिकमेंडेशन में 3 लोगों ने बहुत योगदान दिया और उसके बेसिस पर हमारा हरियाणा अस्तित्व में आया। तो हमारी बोली जो हरियाणवी थी, वो बोली थी ना, क्योंकि तो उसको पंजाब से अलग होना आसान नहीं था। लेकिन बाद में फिर हरियाणा में मेन जो माना गया कि हरियाणवी भी हिंदी का ही एक प्रकार है, तो इस तरह से आप हरियाणा को हरियाणवी भाषा के माध्यम से जान पाए और आगे बढ़ा पाए। 1966 में जब हरियाणा बना तो हमारे हरियाणा की बोली की अगर मैं बात करूं तो देखो, हमारे यहाँ मेन जो लोग बोलते हैं हरियाणवी, जिसको हमें किसका पार्ट मान लें? हिंदी का ही तो पार्ट है हरियाणवी। हिंदी, आप लोगों ने अगर हिंदी की क्लासेस ली हैं, जो मैंने पढ़ाया था हिंदी साहित्य का परिचय, हिंदी भाषा का परिचय मैंने आपको कराया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 5 चीजें बनी थी। एक पूर्वी हिंदी, एक पश्चिमी हिंदी, एक बिहारी हिंदी, एक राजस्थानी हिंदी और एक पहाड़ी हिंदी। आप पश्चिमी हिंदी के इलाके में बैठे हुए हैं, यानी जितने लोग मुझे सुन रहे हैं हरियाणा से, हम पश्चिमी हिंदी की एक शाखा के रूप में अपने आप को जानते हैं। और उसमें एक फॉर्मूला था पश्चिमी हिंदी का, कब कब है। इसका मतलब कन्नौजी, क से कौरवी, ब से बुंदेली, ब से ब्रिज और ह से हरियाणवी। ठीक है, ये हमारी बोलियां। तो आप देख पा रहे हैं इसमें हरियाणवी है, कौरवी है, यानी हम इसको हटाते हैं। हम किसका पार्ट है? पश्चिमी हिंदी का एक बड़ा पार्ट हम है, हम मतलब हरियाणा वाले। तो हरियाणा की जो बोली है वो पश्चिमी हिंदी का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि हिंदी हमारी पहली भाषा है हरियाणा की। हिंदी और हरियाणवी एक चीज मान लो आप, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अब हर राज्य की ना एक होती है मेन लैंग्वेज और दूसरी होती है उसकी सेकेंड इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। तो हरियाणा क्योंकि पंजाब से अलग हुआ है और पंजाब का खासा असर भी हरियाणा पर है, लेकिन पंजाब से अलग होने में हमने 10 साल लगाए। मतलब एक कोशिश जो हमने ये कहा कि भाई हम पंजाब का हिस्सा नहीं है, हमें अलग कर दो, हमें अलग कर दो। तो अगर हम अपनी दूसरी भाषा, यहाँ हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा पंजाबी को बनाते हैं तो लोग हंसेंगे हमारे ऊपर और कहेंगे देखो जरा इनको, वैसे तो इनको 10 सालों से लगी हुई थी कि हमें अलग कर दो, अलग कर दो, अब इन्होंने अपनी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज खुश होकर पंजाबी बना ली। तो ये बेइज्जती थी ना भाई, दुनिया हंसती, कहते देखो इनको अलग होने की क्या जरूरत थी जब बोली एक थी। इसीलिए हमने इसको अवॉइड किया। हमने से मेरा मतलब है हमारे उस टाइम के सीएम ने, क्योंकि डिसीजन वही लेंगे। तो उस टाइम पर आपके यहाँ पर 66 तो आनन फानन के साल थे, 66 के बाद क्योंकि एंड था 67, 68, 67 में आपके राज्य का बुरा हाल था, राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा, कई महीने चला। फिर जाके आप थोड़ा थोड़ा स्टेबल देखते हैं सरकार को जब आपके राज्य में बंसीलाल के टाइम की बात करें, क्योंकि बंसीलाल जो थे आपके चीफ मिनिस्टर रहे, कांग्रेस का बहुत बड़ा चेहरा, बहुत अच्छे लिंक थे इनके देश की सुप्रीम पावर इंदिरा गांधी के साथ। और आप ये लगा लो अगर किसी राज्य के सीएम के बहुत अच्छे रिश्ते हैं देश के पीएम के साथ, तो उस राज्य के आगे बढ़ने का रास्ता कंपैरेटिवली आसान बन जाता है। इसीलिए इनको कहा जाता है कि आधुनिक हरियाणा के निर्माता हैं। इनके टाइम में हरियाणा ने बहुत प्रगति की और उस प्रगति के अगर हम पैरामीटर्स की बात करें तो 1970 में आपके यहाँ ये मारुति उद्योग लिमिटेड की स्थापना हुई। आज न जाने कितने लाखों लोग मारुति से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पैसा कमा रहे हैं, अपनी जीविका चला रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। तो आप ये लगा लो
अगर ये प्लांट यहाँ ना लगता तो कितने सारे लोगों में बेरोजगारी रहती। आज कितने ही उद्योग धंधे हैं जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मारुति से जुड़े हुए हैं, कितने ही लोग हैं। कोई वहां अगर मारुति प्लांट के बाहर अगर रिक्शा लेके भी कोई खड़ा है कि कोई आएगा बैठेगा, तो उसका तो परिवार उसी कारण चल रहा है ना। तो एक प्लांट लगने का मतलब एक प्लांट लगना नहीं होता, एक प्लांट से हजारों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी होती है। वहां मार्केट्स डेवलप होंगे, वहां परिवार आएंगे, वहां सामान बिकेंगे, वहां चीजों की डिमांड बढ़ेगी। तो इस तरह से पूरे शहर का विकास, पूरे राज्य का, जिले का विकास होता है। तो 1970 में आपके यहाँ मारुति का बहुत बड़ा कामकाज रहा। 70 में आपका हरियाणा देश का पहला राज्य बना जहां 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया, हर गांव तक बिजली का खंभा पहुंच गया, हर गांव तक बिजली पहुंच गई। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो नहरों का बहुत जाल वाल बिछाया गया, और ये अपनी है ना फव्वारा सिंचाई, इसको भी बड़ा प्रमोट किया गया। यानी कहने का ये मतलब है कि बंसीलाल जी के टाइम में ये डिसीजन लिया गया कि हरियाणा की दूसरी भाषा क्या हो। तो पंजाबी बनाना तो गलत हो जाता, और पंजाब खुद भी कहता कि यार तुम्हें जब पंजाबी बोली रखनी थी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज, तो फिर हमसे अलग ही क्यों हुए। और फिर कहीं ना कहीं उनकी सुपीरियोरिटी हमें मतलब एक दिख जाती है, अगर हमें ऐसा लगता। तो हमने क्या किया, इसको हटाओ। बंसीलाल जी ने कहा छोड़ो पंजाबी, जब तुम पंजाब से अलग ही हो गए तो इनकी बोली को भी इस तरह से क्यों, कि भाई हमारी लैंग्वेज है ये, ठीक है लोग बोलते हैं बोलने दो, वो भी हमारे ही हैं भाई। जो यहाँ का आदमी है चाहे पंजाबी बोले वो हरियाणवी है, मतलब हरियाणा का है, ठीक है। तो फिर कहा फिर क्या बोली बनाए। तो किसी भी स्टेट की बोली बनाना तो बड़ा मुश्किल है। अब किसी स्टेट की बोली को अगर आप अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज कह रहे हैं, तो फिर कोई ना कोई या तो वहां बोलने वाला होगा या किसी कारण से कहेंगे। तो बहुत सोच विचार के प्लानिंग करके बंसीलाल जी ने कहा कि देखो भाई, उत्तर भारत की तो कोई बोली हम लेंगे नहीं, क्योंकि उत्तर भारत की किसी भी बोली को लेने का मतलब उस राज्य के साथ आपके रिश्ते कुछ अलग हैं, और हम ये नहीं दिखाना चाहते कि हमारे फला राज्य के साथ रिश्ते अच्छे हैं बाकी सबके साथ खराब। हमारे लिए सब बराबर है, चाहे पंजाब हो चाहे दिल्ली हो। फिर क्या करें, तो कहा कि एक काम करते हैं, तमिल को अपनी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं। तो लोगों ने कहा तमिल, तमिल तो यहाँ कोई बोलता ही नहीं भाई, तमिल की बोली यहाँ कौन बोलेगा, और कुछ समझता भी नहीं। कहा कोई बात नहीं, कुछ साल चलने देते हैं, धीरे धीरे ये बात दब जाएगी। जब हम लोग परमानेंट ही हो जाएगा कि हाँ यार ये अलग स्टेट है, इसकी अलग मान्यता है, तब देखेंगे जरूरत के अनुसार बदल लेंगे। और वैसे भी तमिल में काम तो करना नहीं, हम या तो अंग्रेजी में काम करेंगे या हिंदी में। बस कहने के लिए लिखित में हो गया हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा क्या है आपकी, तो आप कह रहे हैं तमिल। ठीक है चलने दो, कोई बात नहीं। तमिल चल पड़ी, कोई कागज पत्री तमिल में ना छपना ना लिखना, कुछ नहीं होना। लेकिन बस ये हो गया, पंजाब को ये ना लगे, वो ये ना कह पाए कि हरियाणा बिना बात ही पंजाब से अलग हुआ। बोली तो आज भी वही, लैंग्वेज तो आज भी वही यहाँ यूज होती है। ठीक है, ये बात आई गई हो गई, दबा दी गई। बहुत सालों तक लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। 2010 में जब पिछली सरकार का दौर था, 2004 से 14 के बीच में हमारे राज्य में, हरियाणा में ये कांग्रेस की थी ना, हुड्डा जी की सरकार, तब 2010 में ये बात उठी दोबारा। तो हुड्डा जी ने कहा भैया अब बहुत साल बीत गए, 1966 में हम अलग हुए और 2010 आ गया। अब पंजाब कुछ भी नहीं कह सकता ये कह गया कि भाई मेरी बोली को तुम सेकेंडरी बना रहे हो, मेरे साथ ही मिले रहते। इतने साल बीत गए, हमारा सब कुछ अलग, उनसे इंफ्रास्ट्रक्चर अलग, रहन सहन अलग, खान पान अलग, कल्चर सब कुछ तो अलग हो गया। अब देखा कि यार हरियाणा में ना बहुत बड़ी आबादी सिख लोगों की है जो पंजाबी भाषा बोलते हैं। तो पंजाबी को उसका कहीं ना कहीं एक जैसे होता है ना भाई आइडेंटिटी, वो मिलनी चाहिए। इसीलिए इतने साल बीतने के बाद तमिल को सेकेंड लैंग्वेज की लिस्ट से हटाया गया सन 2010 में, और यहाँ ऐड कर दिया गया पंजाबी को। तो सन 2010 से आपकी द्वितीय भाषा का दर्जा किसको मिला है, पंजाबी, जो कि कितने सालों तक किस भाषा के पास रहा, तमिल, जो ना कोई यहाँ समझता ना ही कोई बोलता। ठीक है, तो ये राजनीतिक मुद्दे होते हैं जिन पे बहुत बार सरकारें अपने हिसाब से काम करती है। चलिए, ये हुई हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात। तो आपके यहाँ हरियाणवी बोली है जो किसका रूप है, हिंदी भाषा का, और पंजाबी भाषा आपकी सेकेंडरी। काम आप मेनली इंग्लिश और हिंदी में ही करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे इन बोलियों का हमारे हरियाणा में क्या योगदान है। मैंने आपको बताया कि आप लोग जो हैं हिंदी बेल्ट का हिस्सा हैं, और ये हिंदी एकदम से हिंदी नहीं बनी। सबसे पहले पुराने टाइम में वेदों में संस्कृत लिखी गई, जिसको नाम दिया गया था वैदिक संस्कृत। काफी टफ थी, फिर लोगों ने इसको थोड़ा सा आसान बनाया और नाम दे दिया लौकिक। लौकिक मतलब जो लोगों के बीच में फेमस हो, लौकिक संस्कृत। फिर ये भी टफ हो गई। फिर उसके बाद महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे लोग आए, जिन्होंने एक नई लैंग्वेज का यूज किया लोगों के बीच में, जनता के बीच में, पाली और प्राकृत। ये संस्कृत का
एक सफर है कि संस्कृत से हिंदी कैसे आई है। तो सबसे पहले टफ संस्कृत थी, वैदिक संस्कृत, जिसका वेदों में बखान था। फिर लोगों ने उसको आसान बनाया तो लौकिक संस्कृत बनी। फिर महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे लोग हुए जिन्होंने पाली और प्राकृत में थोड़ा रूप बदल के उसी टफ संस्कृत का यूज किया, और फाइनली जाके अपभ्रंश बनी। अपभ्रंश का मतलब होता है भ्रष्ट भाषा, जिसमें कहीं से कुछ शब्द उठाए, कहीं से कुछ शब्द उठाए। ये हजारों सालों की कहानी है, एक दो साल में ऐसा नहीं हुआ, मैंने तो 1 मिनट में लिख दिया। ऐसा 600 साल, 800 साल, एक एक पड़ाव चलती गई भाषा, और फाइनली इस अपभ्रंश के हिस्से से 3 अलग अलग परिवार निकले। एक को नाम दिया जाता है शौर सैनी अपभ्रंश, एक को कहा जाता है अर्ध मागधी, और एक को कहा जाता है मागधी। इन तीनों से फिर जाके आगे 5 तरह की हिंदी निकलेगी जो मैंने अभी बताई थी आपको। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी। फिर इनमें अलग अलग लैंग्वेजेस आएंगी। उसी लैंग्वेजेस के हेर फेर में हम पश्चिमी हिंदी का हिस्सा बनेंगे हरियाणवी और कौरवी के नाम से, जिसको जाटू भाषा या बांगरू भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप संस्कृत से लेके हिंदी, और हिंदी का कौन सा हिस्सा मैंने आपको बताया, पश्चिमी हिंदी का हिस्सा आप हैं, जिसमें कि कौरवी भाषा आपके हरियाणा और हरियाणवी आपके हरियाणा, जिसको कि जाटू भाषा भी कह देते हैं। यहाँ तक देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का सफर आपकी हरियाणवी भाषा का है। ठीक है, जिसको आप बोली कहते हैं, और वैसे हम अगर हरियाणा जी के पढ़ रहे हैं तो भाषा के रूप में देख रहे हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ आपने बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से काम करते हुए हरियाणा में देखा। पहले इतना पढ़ते हैं, ये तमिल और ये सब चीजें किताब से पढ़ते हैं ताकि हमें दिक्कत ना आए। ठीक है, तो ये 3rd टॉपिक हरियाणा की कला और संस्कृति हम पिछली लगभग 5-7 क्लासेस से लगातार पढ़ रहे हैं। कला और संस्कृति, जिसमें हमने मंदिर देखे, गुरुद्वारे, मज़ारें, दरगाह देखी, और फिर हमने उसी के साथ मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला देखी। हमने देखा था कि कहाँ ईंट मिली जिसपे सारेगामा लिखा है, कहाँ अलग अलग टाइम पे किस तरह के सिक्के मिले, कहाँ पे सुध से क्या मिला, या यमुनानगर में जगाधरी से क्या मिला, ये सब हमने पढ़ लिया। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे भाषा और साहित्य, क्योंकि ये भी संस्कृति का ही हिस्सा है, आपके कल्चर का पार्ट है, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, सबसे पहले देखो हरियाणा में भाषा और साहित्य। साहित्य मतलब लिटरेचर, जिसमें किताबें लिखी जाती हैं, कविताएं, कहानियां लिखी जाती हैं। एक एक पॉइंट पढ़ती रहूंगी, आपको सब समझ में आएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय 2010 में, क्योंकि ये 2004 में बने थे, पंजाबी को द्वितीय भाषा का दर्जा, दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया। तो पूछेंगे पंजाबी हरियाणा में कब द्वितीय भाषा बनी, तो आप कहेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब हमारे सीएम थे सन 2010 में। तो 2010 तक तुम्हारी भाषा क्या थी, तमिल, जो कोई नहीं बोलता था। नेक्स्ट देखें, हरियाणा की राजकीय भाषा क्या है, तुम्हारी ऑफिशियल लैंग्वेज। 2 चीजें ध्यान से सुन लो, एक होती है राजभाषा और एक होती है राष्ट्रभाषा। आपके देश में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा का मतलब नेशनल लैंग्वेज। पूरा देश अगर एक भाषा को बोले तो हम कहेंगे राष्ट्रभाषा है। इंडिया में इतनी ज्यादा वेरिएशन है, खान पान में, पहनावे में, कल्चर में, बोली में, बहुत सारी चीजों में, कि यहाँ पे सब लोग एक साथ नहीं पॉसिबल कि एक जैसी चीजें सीखें या एक जैसा बोलें। हमारे इंडिया पर कितने ही अटैक हुए, कभी अरबी, कभी तुर्की, कभी शक, कभी कुषाण, कभी हिंद यवन, इतने लोग आए, उन सबके कल्चर का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ा, और कल्चर के प्रभाव में भाषा, पहनावा, बोली, रहन सहन, खान पान, सब कुछ तो बदल जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ पर पूरे इंडिया में एक बोली या एक भाषा हो ही नहीं सकती। इतनी विभिन्नताएं, भारत तो है ही विभिन्नताओं से भरा हुआ देश, यूनिटी है लेकिन बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। इसीलिए कोई भी एक लैंग्वेज नहीं है जिसको पूरा देश बोल और समझ सके, और यही कारण है कि भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। लेकिन राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने हिंदी को दिया। अजीब बात है, जिसको हम कहते हैं राजभाषा, जिसमें कि राजकाज, पूरा काम होगा, उसमें कभी काम होता ही नहीं। असली काम आप करते हैं अंग्रेजी में, वो आपकी सेकेंडरी लैंग्वेज है, जबकि पहला दर्जा दिया गया है हिंदी को, जिसमें कोई आप सरकारी कामकाज नहीं देखते। फिर भी दिया है तो पढ़ लेते हैं। तो हरियाणा की राजकीय भाषा हिंदी है हमारी, और पंजाबी को द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया। 26 अक्टूबर 2009 को प्रत्येक सरकारी विभाग को हिंदी में पत्राचार करने का आदेश दिया गया। भाई सारे विभाग जो है ना, डिपार्टमेंट, चाहे बिजली है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है, ये सब हिंदी में अपना लेटर जो है वो भेजेंगे और ये सब करेंगे।
हरियाणवी भाषा को समृद्ध करने के लिए नाथ और जैन, अब ये दो अलग अलग बातें बोल रहे हैं, एक नाथ और एक जैन। थोड़ा सा सुन लो। जो नाथ है ना, इसमें आपने गोरखनाथ का नाम सुना होगा। नाथ संप्रदाय है, जैसे धर्म होता है ना, ऐसे संप्रदाय। इसमें शिवजी की भक्ति करने वाले 9 बड़े बड़े आदमी हुए, जिनको कह देते, जिनके पीछे नाम के नाथ लगा है। चाहे वो चौरंगी नाथ हो, वो गोरखनाथ हो, वो मस्त नाथ हो, सुने होंगे नाम आपने। तो जो गोरखनाथ है ना, ये नाथ संप्रदाय में बहुत बड़ा नाम है। ये आपके यहाँ नहीं है। आपके यहाँ गोरखनाथ के समकालीन जो थे, चौरंगी नाथ, जिसको हम पूर्ण भगत भी कह देते हैं, वो थे, संत थे। ये सारे शिव जी की पूजा करते थे, तो लंबे लंबे बाल रखना और मेडिटेशन करना, उस तरह के काम करते थे। तो गोरखनाथ जो आदमी है ना, जिसको लोगों ने भगवान या संत महात्मा बना दिया, वो महाराष्ट्र में थे। उनके बहुत सारे शिष्य हुए, जिनमें से एक का नाम है चौरंगी नाथ, जो आपके यहाँ हुए हरियाणा में। उन्होंने हरियाणवी बोली में, क्योंकि यहाँ हुए तो ऑब्वियस सी बात है कि बोली हरियाणवी होगी। उन्होंने विचारधारा तो अपनाई गोरखनाथ की, लेकिन उसको फेमस कर दिया अपनी लोकल लैंग्वेज में, यानी हरियाणवी में। तो ये ध्यान रखना कि गोरखनाथ आपके यहाँ पर और नहीं है महाराष्ट्र में, लेकिन उनका प्रभाव आपके यहाँ पर है। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, हरियाणवी भाषा को समृद्ध करने के लिए नाथ, जो मैंने आपको बताया, और जैन कवियों ने, जैन में पुष्पदंत है, श्रीधर है, ये बड़े कवि हैं, बहुत बड़े कवि जिन्होंने, जैन हैं। तो ये जैन, अगर बात करें भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऐसे जैन बौद्ध भी है ना, लेकिन इन्होंने हरियाणवी भाषा का यूज किया है। तो नाथ और जैन मैंने आपको नाम बता दिए। कवियों ने विशिष्ट योगदान दिया, जिनमें चौरंगी नाथ या पूर्ण भगत। तो गोरखनाथ आपके यहाँ नहीं है, लेकिन उनका प्रभाव है। गोरखनाथ महाराष्ट्र में है। ठीक है। उनके फॉलोवर हैं, आप ये मान लीजिए चौरंगी नाथ, समकालीन है, इनफैक्ट उनकी बराबरी के मान लीजिए, उनके समय के हैं। चौरंगी नाथ आपके यहाँ है, हरियाणा में है, और इन्हीं को पूर्ण भगत भी कहते हैं, पूर्ण भी लिख देते हैं। हरियाणवी भाषा में पूर्ण और पूर्ण एक ही चीज है ना, तो पूर्ण भगत ही क्या कहलाते हैं, चौरंगी नाथ। ये किसकी टाइम के हैं, जब नाथ संप्रदाय में गोरखनाथ थे महाराष्ट्र में, तब आपके हरियाणा में कौन थे, चौरंगी नाथ। तो चौरंगी नाथ या पूर्ण भगत एक ही आदमी है, जो अस्थल बोहर, कहाँ है ये, रोहतक में है। और यहाँ यूनिवर्सिटी भी है, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी। ये मस्तनाथ भी तो इन्हीं के बाद आएंगे। तो गोरखनाथ की बराबरी के कौन है आपके यहाँ, चौरंगी नाथ। गोरखनाथ महाराष्ट्र में, चौरंगी नाथ हरियाणा में। उन चौरंगी नाथ जैसे ही 9 नाथ हुए हैं, नाथ संप्रदाय के हैं, ये शिवजी की भक्ति करते हैं, तो मेडिटेशन और वो सब, उनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। कहते हैं ना, आदि गुरु, जो आदि योगाचार्य थे, वो भी तो हमारे शिवजी थे। शिवजी आज से नहीं, बहुत पुराने टाइम से हैं। तो पूर्ण भगत जो अस्थल बोहर, रोहतक के पास, इसके निवासी थे। यानी चौरंगी नाथ कहाँ के थे, रोहतक हरियाणा के। उनको प्रथम हिंदी साहित्यकार माना गया। तो आपने ये माना कि हमारे हरियाणा में पहला हिंदी का साहित्यकार कौन है, चौरंगी नाथ। कहाँ है वो, आपके हरियाणा के रोहतक में। कहाँ पर, अस्थल बोहर, जहाँ यूनिवर्सिटी है बाबा मस्तनाथ की। मस्तनाथ आगे इन्हीं की पीढ़ी में अगले संत होंगे। ठीक है। ये गोरखनाथ के समकालीन है। गोरखनाथ कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के। जैन काव्य में पुष्पदंत और श्रीधर। तो नाथ में मैंने आपको 2 नाम बताए, कौन कौन से, गोरखनाथ महाराष्ट्र के, और आपके यहाँ चौरंगी नाथ, जिनको पूर्ण भगत भी कहते हैं, जो कहाँ जन्मे, अस्थल बोहर, रोहतक में। ठीक है। आपके यहाँ पर अगर बात करें जैन की, तो 2 नाम फिर लिए इन्होंने, कौन कौन से, पुष्पदंत और श्रीधर। ये नाम पढ़ोगे, जब सुन लोगे ना, फिर किताब से पढ़ोगे तो आसान दिखेंगे। चौरंगी नाथ, गोरखनाथ, मस्तनाथ, ये तो नाथ संप्रदाय के हो गए। अस्थल बोहर, गोरखनाथ आपके नहीं है, आपके हैं चौरंगी नाथ और मस्तनाथ। नाथ में 9 प्रमुख हुए, वैसे तो ढेर हुए, लेकिन 9 प्रमुख हुए हैं। ठीक है। कनफटे साधु यही तो है, कनफटे साधु इन्हीं को कह देते हैं। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा एक हिंदी भाषी राज्य है। तो मैंने क्या कहा, हरियाणवी हिंदी का ही एक पार्ट है। हिंदी भाषी राज्य है, हिंदी राज्य की राजभाषा है, आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज। स्थानीय आधार पर इस भाषा को हम क्या कहते हैं, हरियाणवी। हिंदी का ही एक रूप है हरियाणवी, ये बोली है। इसको लोक भाषाई स्वरूप खड़ी बोली का पर्याय माना जाता है इसका। तो जिसको आप खड़ी बोली कह रहे हैं, खड़ी बोली ही हिंदी है, और खड़ी बोली आपके कौरव वाले इलाके में बोली जाती है, तो आप हिंदी का ही एक पार्ट है आप भी। हरियाणवी भाषा की उत्पत्ति खड़ी बोली से या कौरवी से। तो मैंने यही तो कहा, कौरवी खड़ी बोली एक ही चीज है। खड़ी बोली को हिंदुस्तानी कहते हो, नागरी कहते हो, सरहिंदी कहते हो, कौरवी ये भी इसी के नाम है। इस भाषा पर पंजाबी प्रभाव भी दृष्टिगत है। तो आपकी जो ये हिंदी है ना, ये हरियाणवी से, पंजाबी से, तभी तो सरहिंदी नाम है इसका, सरहिंद पंजाब का हिस्सा है, इन सब का प्रभाव है। नेक्स्ट, हरियाणा साहित्य में रचित गद्य और पद्य, ये 2 चीजें आपने बचपन में खूब पढ़ी हैं। पद्य मतलब कविता, और गद्य मतलब लेसन, कोई चैप्टर, कोई पार्ट। तो गद्य पद्य में तत्सम शब्दों का यूज हुआ, जो संस्कृत से सीधे हिंदी में आ गए।
कोई चेंज नहीं हुआ, उसको आपने कह दिया भैया तत्सम शब्द है। जैसे दुग्ध है, दुग्ध, तो दुग्ध कैसा शब्द है, संस्कृत में भी था और हिंदी में भी हम दुग्ध कह देते हैं। लेकिन दुग्ध को अगर तुम दूध कह रहे हो तो दूध तुमने बदल दिया, वो तद्भव है। तत्सम तद्भव मैंने आपको हिंदी में पढ़ाए भी होंगे, नहीं पढ़ाए तो अब बता रही हूँ, अगर किसी ने नहीं पढ़े, वैसे पढ़ा रखे हैं। तत्सम होता है जो समान हो, संस्कृत से हिंदी या संस्कृत से हरियाणवी। तद्भव जिनका उद्भव हुआ है, वो पैदा हुए हैं। दोनों रूपों की प्रधानता, तो आपके यहाँ तत्सम तद्भव दोनों यूज हुए। प्राचीन काल में कौरवी के क्षेत्र को कुरु जनपद के नाम से जाना जाता था। हमने पढ़ा था ना, श्रीकंठ जनपद, कुरु जनपद, ये सब इसी के नाम थे। इसी आधार पर हिंदी भाषा के कवि राहुल सांकृत्यायन, बहुत बड़े आदमी है राहुल सांकृत, बहुत बड़ा नाम, इन्होंने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया। तो राहुल सांकृत्यायन तो बहुत ज्यादा घुमक्कड़ प्रवृत्ति के इंसान थे और हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा योगदान है राहुल सांकृत्यायन का। वो कह रहे हैं कि जो आपकी ये बोली है ना इस इलाके की, ये हिंदी का रूप है। तो इतने बड़े आदमी की तो मान्यता मानी जाएगी। ठीक है। कौरवी भाषा मुख्य रूप से हरियाणा, पश्चिमी यूपी और देहरादून के मैदानी भागों में बोली जाती है। तो हिंदी की बात करें पर आपसे जोड़ के बता रहे हैं कौरवी। कौरवी भाषा की प्रमुख उपबोलियों में पश्चिमी कौरवी, पूर्वी कौरवी, पहाड़ ताली और बिजनौरी, यानी यूपी और देहरादून तो पहाड़ वाली हो गई और आपकी है ही पश्चिमी और पूर्वी। बिजनौरी को कौरवी का शुद्ध रूप माना गया। कौरवी किसका पार्ट है, हिंदी का, पश्चिमी हिंदी का। हरियाणवी भाषा मुख्य रूप से कौरवी भाषा का रूप है जो खुद खड़ी बोली का प्रारूप है। तो इतनी देर से मैं यही तो कह रही हूँ कि खड़ी बोली जो है उसकी एक लंबी यात्रा है। लौकिक संस्कृत, सबसे पहले वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर उसके 3 पार्ट अर्धमागधी, मागधी और शौरसैनी, फिर उसके 5 पार्ट पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और एक क्या रह गई, बिहारी हिंदी। उसमें पश्चिमी हिंदी में आप कौरवी और हरियाणवी को बिलोंग करते हैं। ठीक है। हरियाणा के पहले राजकवि कौन थे, बहुत बार आ चुका, उदय भानु हंस। संत सिपाही करके इनकी फेमस रचना थी, उदय भानु हंस, अभी तो एक्सपायर हुए हैं कुछ सालों पहले, जिन्हें रुबाई सम्राट कहा जाता है। तो उदय भानु हंस जो है ना, इनको रुबाई सम्राट, पेपर में आ जाएगा रुबाई सम्राट कौन है, शेक्सपियर कालिदास कौन है, तानसेन कौन है, हरियाणा की मीरा कौन है, रॉबिन हुड ऑफ हरियाणा कौन है, हरियाणा का जॉन मिल्टन कौन है, ये सब मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि तुम्हें नहीं आता, पढ़ना तुम्हें पड़ेगा बार बार। तो रुबाई सम्राट पूछेंगे तो उदय भानु हंस, जो क्या है, हरियाणा के पहले राजकवि, 1967 में बन गए थे। हरियाणा का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार, आप अच्छी तरह जानते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार हरियाणा नहीं देता, इसको देश देता है। देश में 2 बहुत बड़े हिंदी या लिटरेचर की बात करते हैं, लिटरेचर में दिए जाते हैं। एक साहित्य अकादमी पुरस्कार जो 24 भाषाओं में दिया जाता है, 24 बोलियों में बेसिकली, और एक ज्ञानपीठ पुरस्कार जो किसी एक भाषा के बेस्ट राइटर को मिलता है। वो मानक भाषाओं में से कोई सी भाषा होनी चाहिए। तो अगर पूरे देश में से एक बेस्ट किताब है तो ज्ञानपीठ के लिए है, और हर बोली की किताब है तो वो साहित्य अकादमी का। साहित्य अकादमी अवार्ड जो है ना 1955 से दिए जा रहे हैं, और जो ज्ञानपीठ है ये 1965 से। ठीक है। देखें जरा, हरियाणा का पहला साहित्य अकादमी 1955 वाला, जो 22 किताबों में तो कम से कम मिलता था, अशोक भाटिया को उनकी रचना समुद्र का सागर के लिए दिया गया। तो पहली बार हरियाणा में किसी को साहित्य का अवार्ड मिला, और उस किताब का नाम है समुद्र का सागर। समुद्र का सागर, कैसी अजीब सी किताब है, समुद्र का सागर, लेकिन तुम्हें याद रखनी है, इसको पहली बार हरियाणा की किसी किताब को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ये पूछेंगे हरियाणा में किस किताब को साहित्य अकादमी से नवाजा गया, तो अशोक भाटिया की समुद्र का सागर। अब जैसे सुन लिया ना तो वहां तुम्हें लगेगा कि हाँ ये पढ़ा हुआ है कि साहित्य अकादमी समुद्र का सागर, क्या नाम है इनका, अशोक भाटिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। जैन काव्य, अभी 2 नाम लिए थे मैंने, पुष्पदंत और श्रीधर। जैसे नाथ में किसका था, गोरखनाथ, चौरंगीनाथ का, ऐसे ही। तो जैन काव्य धारा में हरियाणवी का प्रयोग करने वाले प्रमुख साहित्यकार श्रीधर थे। 2 मेन थे, पुष्पदंत और श्रीधर, दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है। आल्हा वीर काव्य की रचना जागनिक भट्ट ने की थी। आल्हा वीर ना 2 कैरेक्टर हैं, और ये दोनों जो आदमी हैं, आप ये लगाओ, ये राजपूतों के खिलाफ भी लड़े थे, आल्हा वीर। तो ये आल्हा, एक्चुअली आल्हा और उदल 2 आदमी थे जिन दोनों को लोक कथाओं में बहुत इंपॉर्टेंट जगह मिली है। तो आल्हा वीर जो वीरता से भरी कहानियां लिखी जाती हैं उनके बारे में है। आल्हा उदल वैसे 2 कैरेक्टर भी थे। आल्हा वीर काव्य की रचना जागनिक भट्ट ने की है। ठीक है। तो आल्हा एक कैरेक्टर है, उसके ऊपर जो लिखा है वो जागनिक भट्ट ने। विशंभर नाथ कौशिक, बहुत बड़ा नाम, और इन्होंने बहुत योगदान दिया साहित्य में, अंबाला से थे आपके। विशंभर नाथ कौशिक हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार हैं, तो कहानी लिखते होंगे। अंबाला के मूल निवासी थे। इनकी प्रसिद्ध कहानी है ताई।
तो अपने यहाँ पूछ लें हरियाणा में ताई कहानी किसने लिखी, तो आप कहोगे विशंभर नाथ कौशिक ने। कहाँ के हैं ये, अंबाला के। और मासिक पत्रिका इनकी मंथली मैगजीन आती थी चांद, तो चांद मासिक पत्रिका विशंभर नाथ कौशिक की है, और ताई कहानी भी विशंभर नाथ कौशिक की है, जो आपके हरियाणा के अंबाला से है। इंपॉर्टेंट है दोनों पॉइंट। सूरदास को मैंने बहुत बार पढ़ाया, ये अकबर के समकालीन थे, सीही गांव में जन्मे थे, फरीदाबाद में। सूरदास वही सूरदास, जन्मांध थे ना, गुरु इनके वल्लभाचार्य थे, तो सीही फरीदाबाद में जन्मे, अकबर के समकालीन थे, बहुत ज्यादा बार पढ़ चुके हैं। इन्होंने संगीत की शिक्षा ली गुरु हरिदास से, जो भजन कीर्तन करते थे ना ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में, वो इन्होंने सीखा संत हरिदास से। लेकिन एक होता है आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, आपको समझ जो पैदा करते हैं, वो इन्होंने सीखी है वल्लभाचार्य से। देखो क्या लिखा है, संगीत की शिक्षा गुरु हरिदास से ली, भजन कीर्तन की, और दर्शन, फिलॉसफी, लाइफ को देखने का तरीका, इसकी शिक्षा गुरु वल्लभाचार्य से ली। तो अगर पूछे इनके गुरु कौन है, तो पहली प्रायोरिटी के साथ जाना वल्लभाचार्य, ना मिले तो फिर हरिदास का नाम भी इंपॉर्टेंट है। स्पेशल पूछ लें, संगीत की शिक्षा तो हरिदास से, और वैसे अध्यात्म की शिक्षा, दर्शन की शिक्षा तो वल्लभाचार्य, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी रचना है सूर सागर। अब सूरदास ने क्या लिखी है, सूर सागर जो इनकी रचना है। साहित्यकारों का आराध्य स्थल है सीही फरीदाबाद, यानी जितना लोगों ने लिटरेचर में काम किया वो एक तरह से पूजा करते हैं सीही की, क्योंकि सीही में कौन जन्मे थे, हमारे सूरदास जी, जिनके टीचर कौन है, हरिदास। प्रार्थना, संगीत और ये जो चीजें ये इससे सीखी हरिदास से, लेकिन अध्यात्म और दर्शन किससे सीखा, वल्लभाचार्य से। ठीक है। चौरंगी नाथ फिर से आ गया ना, चौरंगी आपके यहाँ है, गोरखनाथ महाराष्ट्र में है, 9 नाथ संप्रदाय के जो शिव की भक्ति करने वाले बड़े बड़े आदमी हैं, इनमें से ही चौरंगी नाथ एक है, हरियाणा में जन्मे, अस्थल बोहर में, रोहतक। चौरंगी नाथ गोरखनाथ के समकालीन थे, जिन्हें पूर्ण भगत के नाम से भी जाना जाता है। अब उम्मीद है ये सारी बातें तुम्हें समझ में आ रही होंगी। अगर समझ में आएंगी फिर किताब उठा के पढ़ना तुम्हें बहुत आसान दिखेगा, वरना टफ है। ये जो है ना किताबें और ये जो ये कला संगीत, ये बहुत टफ है। अगर इसको ढंग से समझा ना जाए तो पहले समझ लो, 2-3 बार सुन लोगे फिर याद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट है हरियाणा का काव्य। तो अब तक हम बोली की बात कर रहे थे, भाषा की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे कविताओं की। कविताओं में हमने क्या कुछ किया। हरियाणवी काव्य को 3 भागों में बांटा गया, हर चीज को 3 ही भागों में डिवाइड करते हैं, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो आदिकाल की बात करेंगे। हरियाणवी भाषा को समृद्ध करने में आदिकालीन नाथ और जैन, बार बार आ रहा है ना, नाथ जैन नाथ जैन। जैन में पुष्पदंत और श्रीधर है, और नाथ में गोरखनाथ जो कि महाराष्ट्र में है, उनके समकालीन अपने यहाँ चौरंगी नाथ हैं, और बाद में मस्तनाथ होंगे जिनकी यूनिवर्सिटी है अस्थल बोहर में। ठीक है। तो आदिकालीन नाथ और जैन कवियों का विशिष्ट योगदान रहा, जिनमें चौरंगी नाथ, तीसरी बार नाम आ गया, पूर्णमल या पूर्ण भगत भी कहते हैं, का नाम अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हरियाणा के मूल निवासी थे, हिंदी का पहला साहित्यकार मानते हो आप, तो हिंदी का पहला साहित्यकार आपके पेपर में आ जाए हरियाणा से कौन है, तो आप कहोगे जी पूर्णमल भगत है। इनका असली नाम क्या है, चौरंगी नाथ। नाथ संप्रदाय को मानते हैं, शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जैन काव्य धारा में आदिकाल के कवि हैं पुष्पदंत, जो मैं बार बार नाम ले रही हूँ, का महत्वपूर्ण स्थान रहा। इन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की। तो 2 ही तो बात मेन है इसमें, दोनों यहाँ फिर से आ गई। श्रीधर, ये भी बहुत बड़ा नाम है, श्रीधर ये कवि का नाम है। जैन काव्य धारा में हरियाणवी भाषा का प्रयोग करने वाले साहित्यकार माने जाते हैं। इन्होंने जैन पद्य में हरियाणवी भाषा का प्रयोग किया। अब आ गया मध्यकालीन। मध्यकाल में आपने सीही वाले पढ़ ही लिए, कौन, सूरदास, जिनके गुरु कौन थे, हरिदास संगीत वाले, और जिनसे दर्शन और ये सब सीखा वो वल्लभाचार्य। तो वही बात है। मध्यकाल में नरपति नालह की बीसल देव रासो, ये राइटर का नाम है, ये किताब का नाम है। चंद्रबरदाई तो आपने बहुत बार सुन लिया कि पृथ्वीराज रासो, क्योंकि पृथ्वीराज 1191-92 के कैरेक्टर थे, और जगनिक या जागनिक की परमाल रासो। परमाल एक राजा था, ये जो परमाल राजा है ना, इसी का तो आल्हा उदल 2 कैरेक्टर है। आल्हा उदल 2 इंसान हैं, 2 आदमियों के नाम है, 2 चरित्र है। उन्होंने कहते हैं इसकी सेना में थे, परमाल की में, और वो पृथ्वीराज चौहान से भी लड़े थे, इतने वीर थे। तो पृथ्वीराज चौहान का तो बहुत बड़ा नाम था। अब पृथ्वीराज रासो जो किताब है, इसमें पृथ्वीराज चौहान की जैसे बड़ाई की है ना, किसने, चंद्रबरदाई ने, ऐसे सेम परमाल रासो में आल्हा और उदल 2 कैरेक्टर की बड़ाई की है कि वो इतने ताकतवर थे कि वो किसी से भी भिड़ जाते, चाहे राजपूत हो चाहे तोमर हो। तो पृथ्वीराज, ये परमाल रासो में किसकी है, ये जागनिक या जगनिक की, वो किसकी है, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई की। ठीक है। रासो में ना हमेशा बड़ाई करते हैं, में हरियाणवी काव्य का मूल रूप मिलता है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा ना। आल्हा उदल 2 कैरेक्टर हैं जो परमाल रासो में लिखे हुए हैं, जागनिक या जगनिक नाम के आदमी ने लिखे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इस काल में आपके लोकल लेवल पर कुछ बहुत बड़े बड़े कवि पैदा हुए, जिनमें से एक हैं छुड़ानी झज्जर में जन्मे गरीबदास। गरीबदासी एक काव्य धारा बन गई। गरीबदास एक आदमी का नाम है जो 18वीं शताब्दी में अपने हरियाणा के
छुड़ानी, छुड़ानी गांव है ना झज्जर में, यहाँ जन्मे। उनके बहुत योगदान दिया उन्होंने, ढेरों चीजें लिखी। उनके बेटे हुए जैतराम। जैतराम किसका बेटे हैं? गरीबदास के। जैतराम ने अपने पिताजी की चीजों को आगे बढ़ा, कहते हैं 25 किताबें लिखी। फिर जैतराम के बाद फिर ढेरों, जैसे एक पूरा ये ना चल पड़ा संप्रदाय कि भाई गरीबदासी संप्रदाय बन गया, वो है ये कैरेक्टर। इस काल में गरीबदास ये छुड़ानी वाले, जैतराम उनका बेटा, और नित्यानंद, नित्यानंद फॉलोवर थे इस विचारधारा के, गरीबदासी विचारधारा के। आदि संत कवियों की वाणी में ठेठ हरियाणवी का प्रभाव, क्योंकि यही जन्मे हैं। अब जो झज्जर में जन्मेगा तो वो अंग्रेजी थोड़ी बोलेगा, झज्जर में जन्मा आदमी तो अपनी मातृभाषा बोलेगा, भाई माँ के मुंह से जो सुनेगा वो बोलेगा, तो ठेठ हरियाणवी है। गरीबदास की जबान में भी, जैतराम की में भी, और नित्यानंद, नित्यानंद सबसे बड़े संत हैं गरीबदासी विचारधारा के। ठीक है, नेक्स्ट है बीसल देव रासो। अभी मैंने बताया था बीसल देव रासो की रचना आल्हा खंड वीर रस से परिपूर्ण है। तो ये इसमें कौन सा रस है? जब भी रासो आएगा ना तो तुम समझ जाओ इसमें वीर रस होगा, उसकी बड़ाई करेंगे। वीर रस से परिपूर्ण है। इसमें आल्हा उदल, मैंने अभी 2 कैरेक्टर के नाम लिए, आल्हा उदल जो किससे भिड़ गए थे? पृथ्वीराज चौहान की सेना से। आल्हा उदल की वीरता को अतिरंजित रूप से वर्णित, मतलब बहुत बड़े कैरेक्टर दिखाए गए लोकल लेवल पे, आल्हा और उदल। ठीक है, कृष्ण काव्य परंपरा, तो कृष्ण काव्य तो सूरदास आएंगे। कवि सूरदास, जन्म स्थान कहाँ? सीही, की भाषा ब्रज थी, अकबर के समकालीन थे। इन्होंने सूर सागर और साहित्य लहरी की रचना की, और आप अच्छी तरह जानते हैं इनके गुरु संगीत के थे हरिदास, और इन्होंने आध्यात्मिक और दर्शन की शिक्षा ली है वल्लभाचार्य से। तो सेम ही तो बातें हैं बार बार। नेक्स्ट है आधुनिक कालीन काव्य। आधुनिक में आप लोगों ने अहमद बख्श, थानेसरी, और अगर बात करें स्वांग की तो फिर ढेरों नाम आप पढ़ के आए हैं। दीपचंद बामन का नाम आप जानते हैं, और अपने जो ये ताऊ सांगी का नाम आपने सुना हुआ है, बाजे भगत का नाम, और ये बड़े बड़े कैरेक्टर्स जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आधुनिक कालीन काव्य में अहमद बख्श, थानेसरी, जिन्होंने कौरवी भाषा में हरियाणवी ये अपना रामायण का यूज किया था। लाला देवत राम थे कोई, फिर दीपचंद तो बहुत बड़ा नाम है। इनफैक्ट पहले आधिकारिक सांगी अगर कहेंगे हरियाणा के तो दीपचंद बहमन या दीपचंद बाहमन है। हमने पढ़ा था ना डिटेल में इनके बारे में, इनके गुरु, इनके स्टूडेंट सब पढ़ के आए थे हम। ताऊ सांगी बहुत बड़े थे यहाँ पर। बाजे भगत आप अच्छी तरह जानते हैं। मांगे राम, तो मांगे राम भी बहुत बड़े, इन्हीं के तो स्टूडेंट रहे हैं लोग। रामकिशन व्यास आदि का नाम उल्लेखनीय। मेन नाम आप पढ़ चुके हैं अहमद बख्श थानेसरी का, दीपचंद का, बाजे भगत का, ताऊ सांगी का और मांगे राम, बहुत बड़े कैरेक्टर हैं ये आधुनिक काल में। अहमद बख्श ने थानेसरी रामायण, ये मैंने कई बार बताया था, कौरवी भाषा में रामायण जो यूज किया है वो अहमद बख्श थानेसरी ने, बहुत बड़ा नाम। अहमद बख्श ने थानेसरी रामायण प्रसिद्ध काव्य की रचना की। दीपचंद बहमन सोनीपत जिले के निवासी थे, और आप अच्छी तरह जानते हैं दीपचंद बहमन के साथ साथ एक और नाम जो बहुत बड़ा है स्वर्णिम अक्षरों में, इनको आप सूर्य कवि कहते हैं, यानी दादा लक्ष्मी चंद, दोनों सोनीपत के थे। जाटी कला और सेहरी खांडा, इन्हें हरियाणा का पहला आधिकारिक संगीतकार, कितनी बार हम ये बात पढ़ चुके हैं, हरियाणा का पहला आधिकारिक मतलब ऑफिशियल जिसको आप कहते हैं सांगी माना जाता है। इन्हें हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास भी कहा जाता है। लेकिन हरियाणा का तानसेन कौन है? वो है आपके दादा लक्ष्मीचंद। हरियाणा के कालिदास भी है लक्ष्मीचंद। शेक्सपियर और कालिदास दोनों आ गए तो दीपचंद का नाम, और सिर्फ कालिदास कहेंगे तो लक्ष्मीचंद का, तानसेन कहेंगे तो भी लक्ष्मीचंद। ठीक है, पंडित लक्ष्मीचंद अगला नाम जो हम बहुत बार पढ़ चुके, सुन चुके। हरियाणवी भाषा के भारतीय कवि थे, इन्हें सूर्य कवि और हरियाणा का तानसेन भी कहा जाता है। अब आ गए हरियाणा के प्रसिद्ध साहित्यकार, जो बार बार नाम ले रही हूँ ना, इन्हीं को रिपीट कर रहे हैं हम। पहला कौन था? गुरु गोरखनाथ। गोरखनाथ तो आपके नहीं थे, लेकिन इन्होंने हरियाणवी का यूज किया था, हिंदी भाषी इलाके के थे। हरियाणवी में अनेक राग भजन आदि लिखे, ये मल्टी टैलेंटेड आदमी थे गोरखनाथ। लास्ट में रहे ये महाराष्ट्र में, लेकिन गोरखनाथ का असर जो था ना वो पूरे नाथ संप्रदाय पर, चाहे वो हरियाणा के लोग हों चाहे वो बंगाल साइड के, सब पर था। इनकी लिखी हुई पांडुलिपि, पांडु मतलब हाथ से लिखी लिपि में 49 राग थे और 182 पद। ये पूछेंगे नहीं, एक आइडिया के लिए बस याद रखना। राजा राम शास्त्री, बहुत बड़ा नाम, और बहुत बार मैंने पहले स्टार्टिंग में जब हरियाणा शुरू कराया तो नाम लिया था राजा राम शास्त्री। झाड़ू फिरी, फफा कुट्टनी, ये इनके बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, और ये हरियाणा में पहले उपन्यासकार हैं जिसने नॉवल लिखा है। ठीक है, राजा राम शास्त्री हरियाणवी में पद्य लिखने की परंपरा, कविताएं लिखने की परंपरा चलाई, मुख्य भूमिका निभाई। हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट नॉवल ऑफ हरियाणवी लैंग्वेज, झाड़ू फिरी और फफा कुट्टनी, ये उपन्यासों की रचना की। ये झाड़ू फिरी हरियाणवी भाषा का पहला उपन्यास है, राजा राम शास्त्री ने लिखा। फफा कुट्टनी भी इन्हीं का है। ठीक है, संत गरीबदास, अभी क्या बताया, छुड़ानी झज्जर में जन्मे। इनके बेटे जैतराम, नित्यानंद इनके सबसे बड़े फॉलोअर। इनके बेटे ने 25 किताब लिखी थी इस स्टेज पर। संत गरीबदास, इनका जन्म छुड़ानी गांव झज्जर में हुआ 1717 में, यानी औरंगजेब के मरने के 10 साल बाद।
ठीक है। इन्होंने हरियाणवी भाषा में अनेक कविताएं लिखी। इन्होंने हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना की। जैसे गुरु 10 गुरु हुए ना सिखों के, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब में ये गुरुओं की वाणी तो है, ऐसे हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी किसकी है? इस आदमी की, गरीबदास की, संत गरीबदास। गरीबदासी एक विचारधारा बन गई पूरी। कहाँ जन्मे थे? छुड़ानी में। तो हरियाणा में अमृतवाणी किसने लिखी है? गरीबदास ने। छुड़ानी गांव झज्जर में जन्मे हैं 1717 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैतराम, ये इन्हीं के तो बेटे हैं। ये गरीबदास के पुत्र हैं, उच्च कोटि के साहित्यकार थे। इन्होंने लगभग 25 पुस्तकों की रचना की, अपनी कविताएं हरियाणवी भाषा में ही लिखी। तो बाप बेटे दोनों एक ही लाइन पर थे, दोनों का साहित्य से बहुत बढ़िया रिश्ता था। नेक्स्ट है संत नित्यानंद, ये उनके फॉलोवर है। तो गरीबदासी साहित्यकार कौन है ये लोग? इन्होंने गरीबदास को अपना गुरु मान लिया। गरीबदास जो छुड़ानी गांव झज्जर में जन्मे हैं 1717 में, और जिन्होंने हरियाणवी भाषा में ढेर चीजें लिखी हैं। तो गरीबदासी साहित्यकारों में संत नित्यानंद सर्वोच्च स्थान रखते हैं। 4 नाम देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन से गरीबदासी के सर्वोच्च साहित्यकार हैं, तो नित्यानंद नाम याद रखना। ठीक है। इन्होंने सत्य सिद्धांत प्रकाश ये लिखे हैं, इन्होंने भजन भजन, नित्यानंद के भजन आदि ग्रंथों और 12 खड़ी जैसे लघु ग्रंथों की रचना हरियाणवी में की। अब जिसको गुरु मानेंगे उसी की तो बोली बोलेंगे। अब ये गुरु किसको मान रहे हैं? गरीबदास को। तो कॉमन सेंस की किताबें लिखेंगे तो गरीबदास की भाषा में, यानी वो हरियाणवी बोली तो ये भी हरियाणवी बोली। दयाल दास, ये जैतराम यानी गरीबदास के बेटे के बराबरी के हैं। तो गरीबदास का बेटा कौन था? जैतराम। तो जैतराम के समकालीन है, वैसे ये उसके पिताजी के फॉलोवर है, यानी गरीबदास के फॉलोवर हैं। तो दयाल दास ये संत जैतराम के समकालीन है। जैतराम किसका बेटा है? गरीबदास का। और संत गरीबदास के अनन्य भक्त थे। इनके द्वारा रचित विचार प्रकाश हरियाणवी साहित्य की अमूल्य देन है। तो ये सब गरीबदास के हैं। गुलाम कादिर, ये सूफी होंगे, नाम से देखो गुलाम। तो जैसे हमारे संत है ना, संत गरीबदास, संत नित्यानंद जो पढ़ रहे थे तुम, ऐसे ही जब मुस्लिम होते हैं ना संत, उनको बोलते हैं सूफी। तो सूफी होंगे ये, नाम से दिख रहा है गुलाम कादिर। ये एक सूफी कवि और साहित्यकार थे। प्रसिद्ध ग्रंथों में प्रेम लहर, प्रेम वाणी, प्रेम प्याला, इंतखाब, जोगे सागर, नाम देखो ना, इंतखाब, सारे उर्दू शब्द हैं। तो ये उर्दू है, तो कहीं ना कहीं इनके नाम के साथ सूफी आपको अपने आप लगा देना है। आदि प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। तो गुलाम कादिर भी आपके हरियाणा में है, लेकिन सूफी कवि हैं। सादुल्ला, ये भी तुम्हें दिख रहा है। तो सादुल्ला नाम से ही पता चल गया कि ये हिंदी में नहीं है, ये उर्दू में लिखेंगे। मेवाती, मतलब उर्दू के कल्चर से बिलोंग करते हैं, लिखेंगे हरियाणवी में, तभी तो हम इनको पढ़ रहे हैं। ये मेवाती क्षेत्र के प्रमुख साहित्यकार। अब मेवात तो आप अच्छी तरह जानते हो, मुस्लिम बाहुल्य इलाका था। इनकी प्रमुख रचना महाभारत है। इनके साहित्य में हरियाणवी का पुट विशेष तौर पर रहा। तो अब ये ना मुस्लिम नाम शुरू हो गए, देखो, गुलाम कादिर, सादुल्ला। ताऊ सांगी, बहुत बड़ा कैरेक्टर आपके यहाँ, नाम ही देखो ताऊ सांगी। तो ये इसका मतलब इनका सांग से और आपके हरियाणा के कल्चर से रिलेशन रहा। ताऊ सांगी 19वीं शताब्दी में ताऊ सांगी ने रुक्मणी विवाह, इस पे तो ढेर सांग हुए हैं, जैसे ग्रंथों की रचना की। ये एक कैरेक्टर है, इस पे बहुत लोगों ने सांग किए। इन्होंने हरियाणवी भाषा में भी कविताएं लिखी। तो ताऊ सांगी ने हरियाणवी बोली को प्रसिद्ध किया। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, बहुत सारे सांग इनके लिखे हुए इन्होंने खुद भी प्रेजेंट किए। हरिदास, हरिदास भी लेखक हुए हैं। राजा रतन सेन, याद है 14वीं शताब्दी में राजा रतन सेन, ये पहले जो स्टार्टिंग के सॉन्ग लिखे गए थे उनका एक कैरेक्टर थे। पद्मावत बहुत लोगों ने गाया ना, उसी में। तो राजा रतन सेन जैसे अनेक ग्रंथों की रचना की। ये ताऊ सांगी के समकालीन है। अभी ताऊ सांगी हम पढ़ ही रहे थे। इन्होंने हरियाणवी भाषा में भी कविताएं लिखी हैं। संत आत्मानंद, तो जो ये नाम चल रहे हैं ना, इन सब ने हरियाणवी में काम किया, तभी पढ़ रहे हैं। तो हरियाणवी भाषा में असंख्य भक्ति के भजन, पद और गीत लिखे। संत हरदेव दास, हरियाणवी भाषा में इन्होंने लिखा है, साहित्यकार थे। सैयद गुलाम हुसैन शाह, तो ये जो है नाम से समझ गए हो, गुलाम कादिर की तरह है, यानी सूफी विचारधारा वाले हैं, काम हरियाणवी में किया। ये महम रोहतक के निवासी थे। इनका जन्म 1709 में हुआ, तो औरंगजेब के 2 साल बाद। इनकी प्रमुख हरियाणवी रचनाओं में राममाला, दाहिने हाथ का शंख, बंसीलाल की रचना, गुरु गुग्गा, राजा गोपीचंद, राजा नल आदि प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। अब जैसे ऐसे बहुत सारे लोग जन्मे हैं, कुछ के नाम अच्छी तरह याद रखने हैं, कुछ के सिर्फ रीड भी कर लोगे तब भी टिक मार्क कर पाओगे। रामफल चहल कौन है? इनका जन्म 1956 यानी हरियाणा बनने से कुछ दिन पहले, कुछ 10 साल पहले, हरियाणा के भिवानी जिले के नीमड़ी गांव में हुआ। इनकी रचनाएं हैं जहर का प्याला, जैसे पूछेंगे जहर का प्याला किसकी है, तो चहल की है। फागण आ गया साझा सीर, आया से बसंत, हरियाणवी 12 कड़ी, दर्पण कुछ ना बोले, आदमी नाम ही हारियों। तो ये सब इनकी रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं ये? रामफल चहल की। 2004 में बहुत इंपॉर्टेंट है, लोक साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए हरियाणा सरकार ने पंडित लक्ष्मी चंद अवार्ड से सम्मानित किया। तो पूछ लेंगे निम्न में से किस साहित्यकार को
2004 में पंडित लक्ष्मीचंद अवार्ड मिला। तो इनका नाम क्या है? चहल। कौन सा चहल? रामफल चहल। इनको पंडित लक्ष्मीचंद अवार्ड मिला है 2004 में। ठीक है। अली बख्श, अली बख्श बहुत बड़ा नाम। और जैसे अहमद बख्श थानेसरी थे ना, वो कौरवी में रामायण वाले, ऐसे ये रेवाड़ी के हैं। और इन्हीं के कारण रेवाड़ी को सांग से जुड़े लोगों की जन्मस्थली मान लिया गया। अली बख्श ये फोक थिएटर के जनक है। असंख्य दोहे और भजनों के साथ साथ तमाशा, राजा नल, पद्मावत, यही तो है सांग के कैरेक्टर्स, कृष्ण लीला आदि स्वांग भी लिखे हैं। इसीलिए सांगियों की कर्म भूमि किसको माना जाता है? जहां ये थे, ये कहाँ थे? रेवाड़ी में। इसीलिए ये फादर ऑफ फोक थिएटर ऑफ हरियाणा कहलाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रही हूँ जो बताया मैंने भी। अहमद बख्श, वही अहमद बख्श थानेसरी जो अपनी कौरवी में हरियाणवी लिखे, ये लिखेंगे रामायण। इन्होंने रामायण, जयमल फत्ता कैरेक्टर्स, गुगा चौहान, सौरठ, पद्मिनी, चंद्रकिरण, ये सांगों की रचना की। तो अहमद बख्श थानेसरी ने पहली बार कौरवी भाषा में रामायण लिखी भी और प्रेजेंट भी की, क्योंकि सांगी थे। हिंदी के उपन्यासकार और उपन्यास, अब देखो ये सारी चीजें जो मैंने बोली हैं ये सब इंपॉर्टेंट था, और सुन सुन के थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ में भी आ गया होगा। गरीबदास या गरीबदासी संप्रदाय के कौन बड़े बड़े कवि हुए, सबसे बड़ा कौन था? तो नित्यानंद था। उनके पुत्र थे जैतराम। ऐसे ही हमने सूफी में पढ़ा, गुलाम कादिर थे। तो ये सब चीजें ना 2-4 बार पढ़नी पड़ती हैं, बिना पढ़े नहीं आ सकती। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप सदियों सदियों से पढ़ते आ रहे हो, तो आप पढ़ रहे हो एग्जाम के लिए तैयार कर लेना। ठीक है। हिंदी के उपन्यासकार और उपन्यास, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि सब कुछ याद कर लेना, ये कहना बहुत आसान है। मैं तो कह दूं ठीक है सब कुछ याद कर लेना, लेकिन एक टीचर होने के नाते मैं ये भी सोचती हूँ कि क्या अगर मैं पेपर दे रही होती तो क्या मैं इन सबके नाम A to Z याद करती? नहीं। फिर उस कंडीशन में क्या होता है, मेन मेन जो तुम्हें दिखे वो याद कर लेना। अब हरियाणा में कोई 10-20 साहित्यकार थोड़ी, हजारों लोग हुए, हजारों लोगों ने हजारों किताबें लिखी, सारी किताब थोड़ी याद हो सकती हैं। तो कुछ बड़े नाम, बड़े कैरेक्टर जिन्होंने कोई प्ले किया है, उनके नाम याद करने होते हैं। ठीक है। मोहन चोपड़ा बहुत बड़ा नाम है हरियाणा में हिंदी साहित्यकारों में। इनकी किताबें इंपॉर्टेंट है। नीड़ के आगे, बाहें नीड़ के आगे, एक छाया और मैं, टूटा हुआ आदमी, सुबह से पहले, ये नए लोग, ये इनकी मेन किताब है जिसमें नीड़ के आगे इंपॉर्टेंट किताब है। कृष्ण मदहोश, अंधा सफर लिखी है इन्होंने। डॉक्टर शशि भूषण सिंघल ने अपने पराये, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पराये, पूछ लेंगे किसकी है? शशि भूषण सिंघल की। ठीक है, सिंगल से याद कर लो अपने पराये। जानी अनजानी राहें, रमेश चंद्र जैन ने, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मेहंदी रचे हाथ, ऐसे पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये सारे। मेहंदी रचे हाथ किसकी है? ये रमेश चंद्र जैन की। उर्मी कृष्ण का ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आने को तो हरियाणा में कुछ भी आ सकता है। वन और पगडंडियां। कृष्ण बादशाह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं देखा मैंने कभी। अमानत एक शहीद की, फिर भी शहीद से जुड़ के कृष्ण बादशाह। जय नारायण कौशिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जय नारायण कौशिक, बहुत बार इसके ऊपर आते हैं। माटी का मोल और बूढ़ी सुहागिन, ये कौशिक की है, जय नारायण कौशिक की माटी का मोल और बूढ़ी सुहागिन। ठीक है। मधुकांत गांव की ओर, जो मैं एक एक बार पढ़ रही हूँ वो सिर्फ 1-2 बार पढ़ लेना, जो बार बार बोल रही हूँ उनको याद कर लेना। बूढ़ी सुहागिन बहुत इंपॉर्टेंट, मेहंदी रचे बहुत बार आ चुकी। मधुकांत गांव की ओर, अमृतलाल मदान लाल धूप, वैद्य शंकर लाल ने शशि प्रभा, अभिमन्यु अनंत ने लाल पसीना, राजकुमार निजात ने साए अपने अपने, ये इंपॉर्टेंट है, साए अपने अपने, राजकुमार निजात। हेमराज निर्गम ने मुझे भूल जाना, टूटते बंधन, सीप का मोती, ये इंपॉर्टेंट है, सीप का मोती किसने लिखी है? निर्गम ने, हेमराज निर्गम ने। जाल और मुक्ति, तराशे हुए पत्थर, सीप का मोती वेरी इंपॉर्टेंट। चौरंगी नाथ, चौरंगी नाथ अभी अच्छी तरह पढ़ के आए हैं, गोरखनाथ चौरंगी नाथ पढ़ा ना हमने, अस्थल बोहर, वही है ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नाथ संप्रदाय में इनका योगदान बहुत इंपॉर्टेंट है। वारिया प्रभु, वनोपदेश और प्राणे संधाली, ये किसकी है? चौरंगी नाथ की। चौरंगी नाथ आपके महम में जन्मे हैं। ईशा दास, अंग दपजे, अंगद पैज, भरत विलाप और सत्यवती कृथा। सम्राट हर्षवर्धन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पहले से ही आता है। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, इसी के तो थे ये। बाण भट्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हर्षचरित और कादम्बरी हैं। फिर भी चंडी शतक और पार्वती परिणय, हर्षचरित और कादम्बरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में किसने लिखी है? ये बाण भट्ट ने। गरुड़ ध्वज, धर्म ध्वज, श्रीधर, अभी पढ़ रहे थे ना पुष्पदंत और श्रीधर, जैन काव्यधारा के, तो इनकी चंद्रप्रभा, शांतिनाथ, पार्श्वनाथ, वर्धमान महावीर। अब देखो पार्श्वनाथ और वर्धमान महावीर तो जैन धर्म के थे, और हम तब से पढ़ रहे हैं कि श्रीधर जैन काव्य के, जैन काव्य के, तो जैनियों के ऊपर तो लिखेंगे, इसलिए कॉमन सेंस है। इनके नाम ही देख लो, पार्श्वनाथ, वर्धमान महावीर और श्रीमद भागवत टीका, इसका मतलब हरियाणवी हिंदी पे भी काम किया है।
ठीक है। माणिक्य राज, अमर सेन चरित्र, ठाकुर फेरू, वास्तुसार और रत्न परीक्षा। दंत कवि ने 12 खड़ी लिखी है। नेमी चंद्र ने त्रिलोक दर्पण, भगवती ने सीता सेतु, मन भावन ने ब्रिज विनोद, निश्चल दास ने विचार सागर, वृत्ति प्रभाकर, युक्ति प्रकाश। ये सब याद नहीं हो सकती और ना ही मैं कहूंगी कि इन सबको याद कर लेना। इलॉजिकल बात होगी कि सारे ही याद करना, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये इतने बड़े लेवल पे आपने कभी बचपन से नहीं सुनी। मेन मेन मैं बताती जा रही हूँ। माधव प्रसाद मिश्र, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। माधव प्रसाद का बहुत बार क्वेश्चन आ चुका। माधव मिश्र और निबंधावली, क्यों इंपॉर्टेंट है ये माधव प्रसाद मिश्र? क्योंकि इन्होंने एक कहानी लिखी थी लड़की की बहादुरी, बहुत इंपॉर्टेंट। लड़की की बहादुरी किसने लिखी है? माधव प्रसाद मिश्र ने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाल मुकुंद गुप्त, बहुत बड़े पत्रकार, रेवाड़ी के गुड़ियानी में जन्मे हैं 1865 में, तो बहुत बड़ा नाम है। इनकी कोई खास किताब ऐसा सच नहीं है, लेकिन पूछ सकते हैं क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत बड़ा, पत्रकार थे ये। तारा, अश्रुमती, तुलसी सुधारक, अधखिला फूल, ये इंपॉर्टेंट है, अधखिला फूल बाल मुकुंद की है। हिंदी भाषा की भूमिका, हिंदी भाषा, एक लिपि की जरूरत और देवनागरी अक्षर। बाल मुकुंद गुप्त बहुत बड़े पत्रकार हैं और इनका जन्म रेवाड़ी के गुड़ियानी में हुआ है 1865 में, जो मैं बहुत बार आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है। राम प्रताप स्वदेश दर्शन, ब्रिजलाल सेंधी निम्बार्क संप्रदाय प्रकाश, जय नारायण कौशिक, अभी ऊपर भी नाम आया था, बहुत इंपॉर्टेंट कहा था, माटी का मोल। माटी का मोल किसने लिखा है? जय नारायण कौशिक ने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजा राम शास्त्री गद्य विधा में, हरियाणा का पहला नॉवल लिखने वाले हैं राजा राम शास्त्री। ईख की खेती भी इनका ही है, ईख की खेती। तो फफा कुटनी, झाड़ू फिरी और ईख की खेती किसके हैं? ये तीनों राजा राम शास्त्री के। ये हरियाणा के क्या हैं? पहले उपन्यासकार, नॉवल राइटर। स्वामी हरिदास, दादू रामोदय इनकी है। हरदत्त शास्त्री ने मस्त राम चरितम लिखी है। पंडित नंद भानु शास्त्री ने गंगेय महाकाव्यम। पंडित रामेश्वर दयाल ने अमर चरित काव्यम। डॉक्टर बलवीर दत्त शास्त्री ने हरीशचंद्र महाकाव्यम। बूच राज ने संतोष जयतिलक, नेमिनाथ बसंतु, टंडाना गीत और नेश्वर का 12 मासा। शंभु दयाल ने रुक्मणी मंगल। संतोष सिंह ने रामकोश, श्री गुरु नानक प्रकाश, गरव गजन, वाल्मीकि रामायण, आत्मपुराण, गुरु प्रताप सूरज। गुलाब सिंह ने माक्षे पंथ और प्रबोध चंद्रोदय, भावर समृत। ऐसे इतना याद करना लॉजिकली ठीक नहीं है, इसलिए सिर्फ पढ़ रही हूँ। जो मेन है वो मैंने बता दिया। हरद्वारी लाल ने सारस्वत, रामचंद्र ने कुरुक्षेत्र महात्यम, जिनदत्त सूरी, जिनदत्त सूरी इंपॉर्टेंट आदमी है, किताब इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है। गशधार सप्ततिका और पूर्वचरी। नाथ संप्रदाय ने लिखी है बहुत सारे लोगों ने मिलकर, सन्यासी बाबा मस्तनाथ की वाणियां। ये मस्तनाथ आप समझ गए हैं, चौरंगी नाथ के शिष्य। चौरंगी नाथ जो गोरखनाथ के समकालीन हैं, जिनका नाम पूर्ण भगत है, उनकी यूनिवर्सिटी भी है। नाथ संप्रदाय में 9 नाथ मेन थे। विष्णु प्रभाकर देश के लिए इंपॉर्टेंट नाम है, सिर्फ हरियाणा नहीं, देश के लिए इंपॉर्टेंट। आवारा मसीहा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आवारा मसीहा किसकी ये है? ये रचना विष्णु प्रभाकर। इंडिया में बड़ा नाम है, सिर्फ हरियाणा नहीं। ख्वाजा अहमद अब्बास इकबाल, इंकलाब, इन्होंने उर्दू में लिखा है। मदन गोपाल कलम का मजदूर, कलम का सिपाही पूछें तो वो ये जो है ना प्रेमचंद, इनकी है, तो उसी से देख के नाम कलम का मजदूर है। संतोख सिंह, जिनके नाम के प्राइज भी दिए जाते हैं हरियाणा में, गुरु प्रताप सूरज, इस टाइप के पूछ लेते हैं। संतोख सिंह के नाम का प्राइज है यहाँ पर, तो इनके बारे में जानना जरूरी है। गुरु प्रताप सूरज। गरीबदास तो बहुत बड़ा नाम है, ग्रंथ साहिब गरीबदास, छुड़ानी झज्जर 1717 वाले। अहमद बख्श थानेसरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौरवी में रामायण लिखने वाले, तो रामायण, ये कौरवी भाषा वाली। उदय भानु हंस आपके पहले जो हरियाणा के राजकवि थे। संत सिपाही, ये पूछ सकते हैं, उदय भानु हंस की कौन सी रचना है? संत सिपाही, मैंने पहले भी बताया। देवी शंकर प्रभाकर, प्रभाकर के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, मूवीज बनाने में बहुत बड़ा नाम था प्रभाकर बैनर, याद है देवी शंकर प्रभाकर का नाम? राइटर थे, इन्हीं की फैमिली में डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, और इन्होंने 1970 की जो मूवी बनाई थी हरफूल सिंह जाट जुलानी, जो क्या कहलाते हैं? चलती फिरती अदालत, जिन्होंने 17 बूचड़ खाने बंद कर, सारी कहानियां आपको सुनाई हुई हैं। वहां से बैनर से, उस मूवी से स्टार्ट करके, और बहुरानी 1983 की और 84 की चंद्रावल, ये फेमस मूवीज में इन्हीं का नाम तो आता था बार बार, देवी शंकर प्रभाकर। तो इनको समझ अच्छी होगी, इसलिए किताब लिखी हरियाणा एक सांस्कृतिक अध्ययन। किसने लिखी है? ये देवी शंकर प्रभाकर ने। पंडित श्री राम शर्मा, जब मैंने आपको हरियाणा में गांधी का रोल बताया था, तो उसमें बताया था कि एक आदमी थे पंडित श्री राम शर्मा, जिन्होंने हरियाणा के वो आदमी बने, ये जिन्होंने कांग्रेस के
5 सत्याग्रहों में जो गांधी के अंडर थे खुल के पार्टिसिपेशन दिखाया और 7 साल तक जेल भी काटी। 1920 से एक्टिव हैं ये असहयोग से, और जब तक आजादी नहीं मिली लगातार इन्होंने हर चीज में योगदान दिया। तो वही पंडित श्री राम शर्मा हरियाणा का इतिहास लिखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हरियाणा का इतिहास किसने लिखी? पंडित श्री राम शर्मा जी ने। कहाँ से हैं ये? झज्जर से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 सत्याग्रहों में कूदे, 7 साल जेल में रहे। अरुण जैमिनी झज्जर से धरती का आंचल दरअसल हंस गोला। अल्हड़ बीकानेरी रेवाड़ी से हैं भज प्यारे तू सीताराम घाट घाट घूमे। ईसरदास फरीदाबाद से हैं भरत विलाप सत्यवती कथा और अंगद पेजा। केसी यादव अहीरवाल का इतिहास है, यादव है तो अहीरवाल से ही होंगे। और कमल कपूर ने अम्मा का चश्मा। अब ये सारी याद नहीं हो सकती, ना ही मैं ये कहूंगी कि करना, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने बार बार उनके बारे में बोला, चाहे वो उदय भानु हंस थे, राजा राम शास्त्री थे, देवी शंकर प्रभाकर थे, या वो अहमद बख्श थानेसरी थे, या पुष्पदंत थे, श्रीधर थे, या गरीबदास थे, या जैतराम थे, या नित्यानंद थे। जो ये नाम बोल रही हूँ ना, ये सब बार बार मैंने बोले हैं। अब ये 59 की सारी किताबें नहीं याद करनी, इतना एनर्जी हम क्यों वेस्ट करें ऐसी चीज के ऊपर, और क्या गारंटी है कि इनमें से आ जाएगा। अगर टफ पेपर बना तो कहीं से भी उठा के किताब देंगे, वो लॉजिकली सही नहीं होता। लेकिन जो इसके मेन कैरेक्टर हैं, कम से कम 15 के बारे में मैंने तुम्हें डिटेल से बताया, उनको जरूर तैयार कर लेना। हरियाणा का जैन साहित्य है, तो जैन में 2 ही तो नाम आए, कौन सा? पुष्पदंत और श्रीधर, बार बार आए वो, उन्होंने ही महावीर और इनके ऊपर लिखा। हरियाणा के साहित्य में जैन साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहा। यहाँ के अनेक लोकोपकारी यानी लोगों पे उपकार करने वाले जैन आचार्यों ने अपने जीवन का बहुत भाग सर्वजन हितकारक, सब लोगों के फायदे के लिए साहित्य की रचना में लगाया। राज्य में जैन साहित्य के प्रमुख रचनाकारों में पुष्पदंत, बार बार आ रहा है पुष्पदंत श्रीधर, पुष्पदंत श्रीधर, ये जैन है दोनों, ठीक है। जैन साहित्य के रचनाकारों में ये बिल्कुल याद नहीं हो सकते, और ना ही मैं कहूंगी कि याद करना, लेकिन नाम मैंने पेपर में देखा है, एचएसएससी ने क्या किया, 4 नाम दिए और कहा इनमें से प्रमुख जैन साहित्यकार कौन है, तो ऐसे नाम पूछ लिया, इसलिए नाम आने चाहिए। तो पुष्पदंत तो बहुत फेमस है। मालदेव, ये पूछा था मालदेव, ये पूछ लिया मालदेव किस उससे जुड़े हुए हैं, तो लिखा जैन साहित्य, संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य। तो लगभग लोगों ने सोचा जैन ये जो है मालदेव तो हिंदी साहित्य होगा या संस्कृत, जबकि ये निकले क्या, जैन वाले, इसलिए पढ़ के जाना है। तो पुष्पदंत, मालदेव, सुंदरदास, ठीक है, विजयानंद सूरी, नियामत सिंह और जगत राय, ये सब जैन के ऊपर लिखेंगे। अब सुंदरदास तुम्हें गरीबदास जैसा ही तो लगेगा पेपर में, लेकिन गरीबदास ने क्या किया है, छुड़ानी गांव वाले ने, उन्होंने हरियाणवी के ऊपर काम किया, उनके बेटे जैतराम ने भी, उनके स्टूडेंट नित्यानंद ने भी। ये जो सुंदरदास है ये गरीबदास से अलग है, उनका काम अलग है, इनका जैन साहित्य में है। तो पुष्पदंत तो सबसे बड़ा नाम है। जसहर चरियु कोश ग्रंथ 63 महा पुरुष गुणालंकार, ऐसे नहीं याद हो सकते, ये है ही नहीं कि मैं कहूँ कि सब कुछ याद कर लो। जैसे मेरे लिए कहना तो 1 सेकंड का काम है, मैं कह दूं इनमें से आएगा पढ़ लेना, लेकिन मैं एज अ टीचर एज अ स्टूडेंट जब देखूं, तो अगर मैं पेपर देने जाती तो मैं ऐसे नाम कभी याद ही ना करती, इतना एनर्जी क्यों वेस्ट करनी, और क्या ये तुम्हें याद रह जाएंगे सारे नाम, इम्पॉसिबल है। मेन मेन चीजें पढ़ लो। पुष्पदंत ने किस साहित्य में काम किया, जैन साहित्य में। मालदेव, इनका भी नाम लगता है हरियाणवी या संस्कृत का, लेकिन है इनका जैन का। चौपाई से संबंधित सुंदरी चौपाई, वीरांगत चौपाई, देवदत्त चौपाई, चौपाई फागु स्थूलभद्र। अब ये स्थूलभद्र तुम अच्छी तरह जानते हो, जैन थे, जो कि श्वेतांबर सफेद कपड़े धारण करते थे। भोज प्रबंध, पसदर और सुर। तो जहां चौपाई शब्द आए ना, तो चौपाई वैसे तो आपको लगता है संस्कृत में होंगी, रामायण की चौपाई, लेकिन ये चौपाई जैन साहित्य की, और किसके नाम से जोड़नी है, मालदेव से। तो पूछे जैन साहित्य में चौपाइयों के लिए किसने काम किया, तो मालदेव ने, ठीक है। सुंदरदास, जैसे गरीबदास थे ये इस तरह सुंदर, लेकिन ये जैन में है। सुंदर से संबंधित सुंदर श्रृंगार, सुंदर विलास, सुंदर सत्सई, पाखंड, पचसीका, धर्म सहेली, इस टाइप के नाम जो दिए वो सुंदरदास के काव्य को। विजयानंद सूरी ने रत्नावली लिखी। अब रत्नावली तो आपने और भी पढ़ी थी, प्रियदर्शी का रत्नावली, वो आपके हर्षवर्धन वाली, ये विजयानंद सूरी की है। रत्नावली, आत्मभावनी, जैन तत्वादर्श, अज्ञान तिनी भास्कर और नव तत्व, नहीं याद करना, सिर्फ नाम देख लो। न्यामत सिंह, इसने भी इसी तरह से बहुत सारे नाटक लिखे हैं, और जगत राय ने भी। तो 4-5 नाम हैं, पुष्पदंत, मालदेव, सुंदरदास। मालदेव ने चौपाई वाला काम किया, सुंदरदास ने सुंदर सुंदर वाली रचनाएं लिखी हैं। विजयानंद सूरी, न्यामत सिंह और जगत राय, नाम से लगेंगे हिंदी, लेकिन इन्होंने जैन साहित्य पे काम किया। पुष्पदंत, श्रीधर, मालदेव, इंपॉर्टेंट है ये, सुंदरदास। इसके बाद हरियाणा का संस्कृत और उर्दू साहित्य। उर्दू आते तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, पानीपत का एक आदमी था हाली, याद होगा ना, हाली, जिनके नाम का पुरस्कार भी है।
हरियाणा में खड़ी बोली, संस्कृत है तो खड़ी बोली कौरवी जो हम लगातार बात कर रहे हैं, घंटा भर हमें हो गया वो इसी की बात कर रहे हैं। हिंदी के साथ साथ संस्कृत और उर्दू का भी प्राचीन काल से साहित्यिक विकास होता रहा। प्रमुख साहित्यकार और उनकी रचनाएं, पहला प्रमुख संस्कृत साहित्यकार, संस्कृत में महर्षि वेद व्यास। ये इतनी दुनिया में जो महाभारत की बात करते हैं तो हरियाणा की यहीं तो लिखी गई थी, और जितने वेद पुराण हैं इन सब में वेद व्यास का बहुत बड़ा योगदान है। तो संस्कृत आते ही वेद व्यास, महाभारत, गीता और पुराण, ये इन्हीं की देन है। पंडित विद्याधर शास्त्री, बहुत बड़ा नाम, इन्होंने विवाह पद्धति, वास्तु शांति पद्धति, शिक्षा न्यास, देवचय याज्ञिक, कात्यायन, मतलब बहुत सारी चीजों के ऊपर काम किया पंडित विद्याधर शास्त्री ने। क्या याद रखोगे, संस्कृत के थे विद्याधर शास्त्री। पंडित विद्यानिधि हैं, इन्होंने भी संस्कृत के ऊपर ढेर काम किया। अब ये सब याद नहीं होनी कि सारी याद हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन संस्कृत में बहुत बड़ा काम किया। पंडित छज्जू राम शास्त्री, इन्होंने भी संस्कृत के ऊपर काम किया। पंडित सबके नाम में लग रहा है। आचार्य भगवान देव, इन्होंने भी संस्कृत में काम किया। देखो चरित्रम, शतकम, महाभाष्यम, तो इस तरह की चीजें ना ये संस्कृत में आती है हमेशा, हलंत वाली। खुदा बख्श अहमद, हरियाणवी रामायण। ये खुदा बख्श अहमद वही है जो आप समझ रहे हैं हरियाणवी, किसने लिखी थी, अहमद बख्श थानेसरी, वही तो है ये अहमद बख्श थानेसरी को खुदा, जैसे किसी के नाम के आगे कुछ भी जोड़ लेते हैं, अहमद बख्श है, हरियाणवी रामायण वही है ये जो हम पहले से पढ़ रहे थे। प्रोफेसर हरि सिंह ने लिखी है। रामेश्वर दयाल शास्त्री जी ने संस्कृत में काम किया। बाण भट्ट ने संस्कृत में हर्षचरित, कादम्बरी, चंडी शतक, पार्वती परिणय, ऊपर भी पढ़ के आए हो तुम। राम प्रसाद ने स्वदेशी दर्शन, अपने देश के बारे में। हरियाणा के पहले सूफी संत थे शेख मोहम्मद तुर्क, ये पूछ लेंगे। हरियाणा का पहला सूफी संत कौन था, शेख तो हर एक के नाम में लग सकता है, मोहम्मद तुर्क, ये पहले सूफी संत थे, मतलब मुस्लिम विचारधारा वाले। जैसे तुम्हारे संत थे ना, ऐसे ये मुस्लिम संत थे। सूफी संत शाह गुलाम जिलानी, रोहतकी की चौपाइयां प्रसिद्ध है। पूछ लेंगे किस सूफी की चौपाइयां प्रसिद्ध हैं, अभी आप अपनी चौपाइयां भी पढ़ रहे थे, तो उनका नाम क्या गया, रोहतिका, क्या लिखते हैं, रोहतकी। सूफी संत शाह गुलाम जिलानी, शाह गुलाम जिलानी रोहतकी, इनकी चौपाइयां फेमस हैं। ये सूफी हैं, मतलब मुस्लिम लोग हैं ये। शाह मोहम्मद रमजान शाहिद को हादी हरियाणा के नाम से जाना जाता है। पेपर में हादी हरियाणा कौन है, तो तुम टिक करोगे शाह मोहम्मद रमजान शाहिद। इन्होंने गद्य और पद्य, मतलब कविताएं भी और कहानियां भी, दोनों में अनेक पुस्तकों की रचना की, जिनमें वसीयतनामा, आखिरगत, बुलबुले, बागे नवी और अकायदे अजीम प्रमुख हैं। नाम याद नहीं हो सकते, ये नाम याद रख लो, शाह मोहम्मद रमजान शाहिद, हादी हरियाणा। हजरत खैरू शाह ने, ये इंपॉर्टेंट है, हजरत खैरू शाह ने 12 मासा ये किताब लिखी और राजा राम शास्त्री ने प्रकाशित करवाई। क्योंकि राजा राम का योगदान बहुत बड़ा है ना, अभी आप पढ़ रहे थे झाड़ू फिरी, फफा कुट्टनी पढ़े ना हमने अभी, तो राजा राम ने ये किताब प्रकाशित करवाई। किसने लिखी है ये, हजरत खैरू शाह ने। क्या नाम है इसका, 12 मासा। किसने प्रकाशित करवाई, राजा राम शास्त्री ने, जो कि हिंदी की पहला नॉवल लिखेंगे अपने हरियाणवी का। सूफी संत शाह गुलाम जिलानी, अभी ऊपर नाम आ रहा था। रोहतक की चौपाइयां प्रसिद्ध हैं, तो पूछेंगे रोहतकी, इनकी, रोहतक की लिखा है ना, ये रोहतकी इन्हीं के नाम का है, ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक है। क्या नाम है इनका, संत, सूफी संत तो सबको कहते हैं, जैसे संत हमारे ऐसे इनके सूफी, शाह गुलाम जिलानी, रोहतकी, ये रोहतकी, इनकी चौपाइयां प्रसिद्ध है। जैसे रामायण की चौपाई, ऐसे इनकी अपनी उसमें चौपाई। उर्दू का हाली पुरस्कार है, और ये हरियाणा में अल्ताफ हुसैन हाली, जो एक कैरेक्टर है, पानीपत में जन्मे, इनके नाम पर दिया जाता है। हाली पुरस्कार अल्ताफ हुसैन हाली के नाम पर, ये पानीपत में इनका जन्म था। नाथ संप्रदाय पढ़ें तो नाथ में आते दिमाग में आपके चौरंगी नाथ, मस्त नाथ और गोरखनाथ आएंगे। पहला चौरंगी नाथ है, इन्होंने प्राण सांकली, भावनोपदेश और श्रीनाथ अष्टक, याद नहीं होने न करना, सिर्फ नाम पढ़ लो, ये नाथ है चौरंगी नाथ। सिद्ध योगराज पूर्ण नाथ, हरियाणा के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के संग्रहालय में 5 नाथों का वर्णन है। वैसे मैंने क्या बताया, 9 इंपॉर्टेंट नाथ हैं, जिनमें पहला गोरखनाथ महाराष्ट्र से है, फिर ढेर नाथ हैं, आपने इंपॉर्टेंस दी 9 को, उनमें से आपके 5 यहाँ पे। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संग्रहालय म्यूजियम में 5 नाथों का वर्णन है, शारदा लिपि में। पूछ लेंगे हरियाणा के नाथ संप्रदाय का वर्णन जो है किस लिपि में, शारदा। कितने नाथों का, 5 का, वैसे 9। जैसे अष्टांग योग, षट चक्र निर्णय, अमरोध शासनम, विवेक मार्तंड, हठ योग प्रदीपिका, नहीं याद होने, सिर्फ इतना याद रखना, केयू में जो म्यूजियम है वहां 5 नाथों का वर्णन है और शारदा लिपि में है। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियां मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझसे ज्यादा बेहतर तुम्हें खुद ही आता है। ये तुम्हारे घर में बड़े बूढ़े खूब बैठते बातें करते हैं, जो रोज लोकल भाषाएं बोलते हैं ना, वही तुम्हें पढ़नी है। जैसे ठाली, बैठ, नान, काटड़े, मुंडे, ये तुम्हारे वहां बहुत बार बोलते भी होंगे, ये सारे पढ़ लेना। अंघाई करना, कुल्हड़ में गुड़ फोड़ना, सब एक जैसे हैं ये। तुमने अपने घरों में अपने बड़े बूढ़ों से, चाहे वो पढ़े लिखे ना हो, लेकिन इनका यूज करते हैं वो। ठीक है, ये सारा
तावला से बावला, अपना मारे छां में गिरे, कितनी बार तो सुन रखा है हमने बड़े बूढ़ों के मुंह से। हरियाणा के प्रसिद्ध साहित्यकार, लास्ट टॉपिक आ गया, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ये सब तुमने पढ़ लिया, सिर्फ एक रिवीजन है, क्विक रिवीजन 1-2 मिनट की, ताकि आपको सारी चीजें याद हो जाएं। राजा राम शास्त्री, ना दिखाई दे कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, बोलती जाऊंगी सुनते जाना। राजा राम शास्त्री पहला नाम है, झाड़ू फिरी हरियाणवी का पहला नॉवल, और पहले हरियाणवी उपन्यासकार हैं, तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, पढ़ के आए हो। संत गरीबदास झज्जर के छुड़ानी गांव में जन्मे, 1717 में जन्म, छुड़ानी झज्जर 1717, वही सेम बात लिखी है। अगर नहीं दिख रहा तो ऐसे नहीं कि कोई बहुत बड़ी टेंशन है, सुनते जाओ। गुरु गोरखनाथ महाराष्ट्र के, नाथ संप्रदाय के 9, तुम्हारे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के म्यूजियम में 5, शारदा लिपि में जिनके बारे में बाकी लिखा है। हरियाणवी राग और भजन इन्होंने भी गाए। संत नित्यानंद सबसे बड़े फॉलोअर किसके, गरीबदास के, जो छुड़ानी के थे। नित्यानंद सत्य सिद्धांत प्रकाश और 12 खड़ी लिखी है। जैतराम गरीबदास के बेटे हैं, गरीबदास के पुत्र, लगभग 25 पुस्तकें लिखी, वो सेम बातें हैं। दयाल दास विचार प्रकाश संत जैतराम के समकालीन थे, यानी बेटे के समकालीन है गरीब दास के, और गरीब दास के प्रशंसक हैं, तो इनका नाम है दयाल दास। दयाल दास संत जैतराम के समकालीन और गरीब दास के शिष्य है, अनन्य भक्त थे। ठीक है। गुलाम कादिर तुम पढ़ के आए हो, भी सूफी थे गुलाम कादिर। प्रेम लहर, प्रेम वाणी, ये रानी लिख दिया, पानी वाणी होना चाहिए। प्रेम प्याला, इंतखाब, जोगे सागर, प्रेम से संबंधित लिखा इन्होंने। गुलाम कादिर सूफी थे। सादुल्ला तुमने अभी भी पढ़ा, मेवात क्षेत्र के थे, महाभारत लिखी इन्होंने। ताऊ सांगी हमने कई बार पढ़ा, रुक्मणी विवाह के अलावा बहुत कुछ लिखा। ताऊ सांगी ने बहुत इंपॉर्टेंट जगह बनाई थी, वही लिखा, 19वीं शताब्दी में इन्होंने एक इंपॉर्टेंट जगह बना ली। हरिदास राजा रतन सेन, जो कि सांग के स्टार्टिंग के कैरेक्टर थे, जो पद्मावत का मेन, जो उनके हस्बैंड थे रतन सेन तो थे, ताऊ सांगी के समकालीन थे हरिदास। सैयद गुलाम हुसैन शाह, इन्होंने दाहिने हाथ का शंख राममाला, सैयद से नाम समझ जाओ, ये मुस्लिम होंगे। बंसीलाल, ये आपके सीएम नहीं वैसे ही राइटर हैं, तो इन्होंने राजा नल, राजा गोपीचंद, गुरु गुग्गा, इस तरह के बहुत सारे कैरेक्टर्स के ऊपर लिखा। संत आत्मानंद, इन्होंने हरियाणवी भाषा में असंख्य भक्ति के भजन, पद और गीत लिखे, ऐसे ढेर थे संत तो। कवि योगेश्वर बालक राम, तो इन्होंने पूर्ण भगत के ऊपर लिखा। पूर्ण भगत कौन है आपका, चौरंगीनाथ, उन्हीं का नाम तो पूर्ण भगत था। रामायण शीलादे कुंजड़ी। अली बख्श रेवाड़ी के, अली बख्श जिनको कहते हैं फादर ऑफ, ये जो लोकल लेवल पे हमने फोक थिएटर देखा ना अपना हरियाणा का, इसके जनक है, इसलिए रेवाड़ी सांगियों की कर्म भूमि बना इनके कारण। अली बख्श रेवाड़ी के थे ये। अहमद बख्श अलग आदमी है, अली बख्श अलग आदमी है। अहमद बख्श है थानेसरी, जो कौरवी में रामायण लिखेंगे भी और पेश भी करेंगे। अहमद बख्श, इनका नाम है अली बख्श, ये रेवाड़ी के हैं, इनके कारण ये कहलाते हैं फादर ऑफ हरियाणवी फोक थिएटर, इनके कारण रेवाड़ी कर्म भूमि है सांगियों की, वही है ये। तमाशा राजा, पद्मावत, कृष्ण लीला। अहमद बख्श, अगला ही नाम देखो, बख्श दोनों में है, एक अली एक अहमद। अहमद बख्श है थानेसरी वाले और अली बख्श है रेवाड़ी वाले। इन्होंने रामायण लिखी कौरवी में, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसके अलावा जयमल, पन्ना, सौरठ, गूगा चौहान, पद्मिनी, चंद्र किरण। कवि शंकर लाल शुक्ल है, भक्त प्रहलाद और भक्तमाल, ये भक्त से संबंधित लिखा। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। जैसे कौरवी किस बोली के मानी जाती है, हरियाणा की राजभाषा क्या है, कवि पुष्पदंत की रचनाएं किससे संबंधित है, तो संप्रदाय पूछ लिए। जैन काव्यधारा में हरियाणवी का प्रयोग किसने किया, किसने पद्य में इसका यूज किया, तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखी। लोक कथा आल्हा में किस रस की प्रधानता, आल्हा उदल मैंने अभी आपको बताया था। आल्हा साहित्य की कौन सी गाथा है, तो वो आपको बतानी पड़ेगी। सीही गांव से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। भक्त सूरदास से सूर सागर, अहमद बख्श, तो ये सारे आपको आ जाएंगे अगर आपने इसको ढंग से सुना होगा। ठीक है, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। आज हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट और दिखने में जो बहुत टफ है, लेकिन है बिल्कुल नहीं, अब आपने सुना है तो आपको ये दिखेगा कि अगर आप इसको पढ़ोगे ना, आपको आसान दिखेगा। अहमद बख्श थानेसरी कौन है, अली बख्श कौन है, सुंदरदास ने क्या किया, गरीबदास ने क्या किया, कहाँ जन्मे, कब जन्मे, किस चीज के लिए काम किया, नित्यानंद कौन था, या ये अपने राजा राम शास्त्री जी की कौन सी किताब है, संत सिपाही किसने लिखी है, और फफा कुट्टनी का लेखक कौन है, या श्रीधर किस विधा से जुड़े हैं, या नाथ संप्रदाय से कौन से दो बड़े बड़े कैरेक्टर्स हैं, सब आसान दिखेगा। पढ़ना तो पड़ेगा। तुम ये सोचो कि कोई ऐसा इंजेक्शन हो कि भैया मुझे ना पढ़ना पड़े, तो ऐसा कुछ नहीं है, सबको पढ़ना पड़ता है। जिसको नौकरी चाहिए वो इसको ढंग से तैयार कर लेना, और जिसको नहीं चाहिए नौकरी तो वो फॉर्मेलिटी भी कर सकता है कि बस सुन के मेरा काम हो गया। ये तुम्हारी मेहनत नहीं थी, तुम 1 घंटे से जो सुन रहे हो ना, सिर्फ सुन रहे हो, तुमने कुछ नहीं किया। किताब उठा के इसको पढ़ना, तैयार करना, 5-5, 6-6 बार पढ़ना, फिर बोल बोल के देखना कि नित्यानंद के मुझे याद हो गए कि नहीं हुए, गरीबदास का सब कुछ पता है कि नहीं पता। ठीक है,
ये टॉपिक टफ है लेकिन याद किया जा सकता है। अब चलो आज टाइम फिर ज्यादा हो जाएगा, कोई बात नहीं, मंडे को मैं पढ़ा दूंगी। सिर्फ आपके 2 से 3 टॉपिक रह गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी आपका सब कुछ पूरा हो गया, ठीक है। उनको मैं अपने आप करा दूंगी, चिंता ना करो। और अगर एक आधी बार क्लास ना हो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए अब, क्योंकि अब तुम्हारा 95% से भी ज्यादा सिलेबस पूरा है। कई लोग मुझे फोन कर रहे थे कि मैम हम कैसे पढ़ें, क्या करें। तो देखो अब तुम्हारे पास हरियाणा जीके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। थोड़ा बहुत है जो पोर्शन वो मैं करा दूंगी, उसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी, वो मेरे लिए चिंता है कि मेरा सब्जेक्ट कब पूरा होगा। अब तुम लोगों की जिम्मेदारी है। जैसे कोई लिख रहा था कि मैम मैंने अभी ज्वाइन किया, पुराना पढ़ूं या नया। जितने दिन नया चले नया पढ़ लो, उसके बाद तुम्हारे पास ये सारी क्लासेस हो गई और इसमें सारी चीजों को मैंने डिटेल से समझाया है, तुम्हारे सामने पेज की एक एक लाइन पढ़ी है। तो उन सब को टाइम निकाल के, जब तक अभी एग्जाम्स का कुछ नहीं पता, वैसे कह रहे हैं पेपर मार्च में, अप्रैल में, मई में हो सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है कि पेपर देने का मौका मिले, लेकिन अगर पेपर अब नहीं होते तो कभी तो होंगे ना। अपने आप को इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रखो। अगर मार्च में पेपर होता है तो भी दिक्कत ना आए, और अगर जुलाई अगस्त में होता है तो भी तुम्हें दिक्कत ना आए। ये अपनी सेल्फ की जिम्मेदारी होती है कि हम तैयारी अच्छी करके रखें। पेपर जब होगा तब होगा। पेपर ग्राम सचिव का कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं, ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ऐसा हो सकता है। बहुत अच्छा पेपर दिया था, बहुत बच्चों ने कहा बहुत अच्छा गया था, लेकिन सरकार की चीजें आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। दुख मनाने से कुछ नहीं होगा, तैयारी करते रहो, अपनी तैयारी अच्छी रखो। और अब इसका 95% हिस्सा तुम्हें मैंने करा दिया, लेकिन तुमने कितना किया ये तुम्हारे ऊपर है। अपनी किताब में चैप्टर्स देखो। वैसे मैं लास्ट डे जब इसको पूरा कराऊंगी ना, तब मैं एक बार चैप्टर्स निकाल के कंटेंट आपको दिखा भी दूंगी, ताकि आपको लगे कि हाँ ये सब पढ़ लिया, हमें खुद पढ़ना है ये। इसमें जैसे स्टार्टिंग के 6 चैप्टर हरियाणा की हिस्ट्री है, फिर कुछ चैप्टर्स हैं जो हरियाणा का मध्यकाल है, फिर आधुनिक काल है, फिर इसमें चित्रकला और ये सब चीजें मिक्स करके बहुत सारे चैप्टर्स हैं। इनका लगभग लगभग हिस्सा मैंने करा दिया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, जब भी मौका मिले कोई भी एक टॉपिक उठा लो। जैसे मान लो हम पढ़ लेते हैं 1857 की क्रांति, तो एक दिन बैठ के 57 की क्रांति और उसके प्रभाव, ये 2 चैप्टर्स में एक्सप्लेन है, इन दोनों को एक दिन में पढ़ लेना। अब तुम्हें एक दिन लगेगा, बस ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। और एक दिन मतलब 24 घंटे नहीं पढ़ना, हार्डली तुम 35-40 मिनट में दोनों चैप्टर्स को पूरा कर लोगे, अगर तुमने ये कर रखे हैं तो। नहीं कर रखे तो फिर पूरी क्लास देखनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही कभी मूड हुआ, चलो आज पढ़ते हैं हरियाणा में स्वाधीनता संग्राम 1885 के बाद का, तो उठा के 85 के बाद कांग्रेस की या भारत की आजादी तक की घटना पढ़नी है। तो ये कितनी देर, 30 मिनट की कहानी है। पूरा सब कुछ इसमें तुम्हें वापस से याद आ जाएगा कि कांग्रेस बनी थी, पहली शाखा कहाँ बनी, रेवाड़ी में क्या हुआ, और ये जो अपना ये आर्य समाज वाले हैं इन्होंने शाखा कहाँ बनाई, सचिव कौन रहा, किसने कौन सी कर्मभूमि, किसका कहाँ जन्म, वो सारी बातें आपको दोबारा से पढ़ने को मिल जाएंगी। फिर ऐसे ही कभी सोचा कि चलो आज कला संगीत तैयार कर लेते हैं। कला संगीत में फिर सारे मंदिर, गुरुद्वारे और चित्रकला, मूर्ति कला, कौन सी चीज कहाँ मिली, यक्ष यक्षिणी की मूर्ति कहाँ मिली, हर्ष की तांबे की मुद्राएं कहाँ मिली, योद्धेय कहाँ थे, कुनिंद कहाँ थे, अर्जुनायन कहाँ थे, अग्र कहाँ थे, क्या उनकी राजधानियां थी, किन के ऊपर अटैक होने से वो गायब हुए, कब वो उभरे, किस सदी में थे। एक दिन बैठ के ये पढ़ लिया। इस तरह से तैयारी की जाती है। तैयारी करने के लिए ना थोड़ा सा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन में सारी किताब पढ़ देंगे, नहीं। अब आप अपने आप धीरे धीरे कोई कोई टॉपिक उठा के उसको पढ़ा करो, उसके बारे में 2-4 बार पढ़ लिया, फिर रख दी किताब। रटना नहीं है, 2 बार पूरी रीडिंग कर दो, फिर जब दोबारा 1 हफ्ते बाद मन करे दोबारा पढ़ लो, फिर देखना तुम्हें लगभग सारी चीजें याद हो जाएंगी। ये सब नाम भी अपने आप धीरे धीरे याद होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं। अब परसों जो मैं क्लास लूंगी उसमें कौन सी फाइल लगा रखी थी हमने, एक और टॉपिक था इसी तरह का, वो मैं करा दूंगी। मेरे ख्याल साहित्य से अलग एक टॉपिक मैंने कराना था आज, ये वाला सांस्कृतिक संपदा, ये वेशभूषा। हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेशभूषा, कौन कैसे कपड़े पहनते हैं, तो वेशभूषा हम पढ़ेंगे। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो तुम्हें नहीं आती, बस चीजें एक बार दिमाग में से निकालनी है। तो वेशभूषा को हम पढ़ लेंगे, जिसमें आदमियों के वेशभूषा में वो साफा, खंडवा, पगड़ी, पाग सब कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है। ऐसी महिलाओं की वेशभूषा आएगी, फिर इनके आभूषण आएंगे कि आदमी कौन, जैसे 4 नाम आएंगे, इनमें से कौन सा आदमी का आभूषण है, तो वो पढ़ने पड़ेंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक है, एक दिन एक क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा, और इसके बाद मेरे ख्याल एक आधा टॉपिक और है, फिर ये कंप्लीशन पे है,
ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट। ढंग से पढ़ा करो, एक आधी बार क्लास ना हो तो तुम्हें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हारी क्लासेस खास बची भी नहीं है। मैं तो खुद अपने मन से चाहती हूँ कि थोड़ा सा और खिसक जाता ना ये सिलेबस तो ज्यादा अच्छा रहता, ताकि जैसे मैं बहुत अगर क्लासेस और धीरे धीरे करके पढ़ाती तो मार्च अप्रैल पेपर आने तक पढ़ सकते, पर अब ये कंप्लीशन पर आ गया और अगला हफ्ता हमारा लास्ट वीक होगा। हो सकता है हफ्ता पूरा पढ़े 5-6 दिन, या हो सकता है 3 दिन में ही सिलेबस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अब कुछ है नहीं पढ़ाने को। जो किताब जिनके पास है ये वाली उठा के देखें, लगभग किताब हमने कंप्लीट कर ली, हर एक के आगे टिक लगा के देखना, लगभग कंप्लीशन पर है टॉपिक। ठीक है, चलिए थैंक यू, गुड नाइट। खूब मेहनत करो। और कोई भी इंसान जब जीवन में कामयाब होता है ना, तो उसका 99% कारण वो खुद होता है, और अगर वो नाकामयाब है तो भी उसका 99% कारण वो खुद है। 1% में भगवान भी आ गए, माता पिता भी आ गए और टीचर्स भी आ गए। 99% आपकी किस्मत आपके हाथ में है, आपको अपने हाथ से अपनी किस्मत लिखनी है। जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, एक बार दो बार हो सकता है कि आपकी किस्मत साथ ना दे, लेकिन फाइनली बड़ों की दुआएं, बड़ों का आशीर्वाद, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो टीचर्स हो, और चाहे वो भगवान हो, उनका आशीर्वाद अगर आपके साथ है, आप मेहनत करते हैं, अपने रास्ते पे अडिग हैं, कर्मठ हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो देखना फाइनली आपको कामयाबी मिल जाएगी। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 4-4 5-5 साल तक मेहनत करते रहे, कई बार पॉइंट से रह गए, कभी 1 नंबर से रह गए, कभी लास्ट मोमेंट पे जाके लिस्ट में नाम नहीं आया, लेकिन वो मेहनत करते रहे और फाइनली अब वो कामयाब है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं जो एज्ड हैं, जिन्होंने कई साल अपने जीवन के इसमें दिए, बहुत बार मन टूटा उनका कि यार पढ़ना छोड़ देते हैं, अब नहीं हो पाएगा, लेकिन फाइनली जाके आज वो सरकारी दफ्तरों में अपने आने के, अराइवल के और डिपार्चर के साइन करते हैं, आज वो तनख्वाह लेते हैं। तो अच्छा लगता है ऐसे लोगों को देखकर। उन लोगों से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीवन में हताशा और निराशा ये पार्ट हैं, आएंगे। आपके मन में नेगेटिविटी भी आएगी, आप थोड़ा नेगेटिव होंगे, आप थोड़ा डिप्रेस्ड भी होंगे, आपको लगेगा सारी दुनिया के सिलेक्शन होते हैं, हमारा नहीं होता। लेकिन यकीन मानो, अगर उस टाइम पर तुम पढ़ते रहे और तुमने अपने जज्बे को बरकरार रखा, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम्हें अपने आप पे गर्व होगा कि यार उस दिन मैंने नहीं पढ़ना छोड़ा, ये मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि तुम बहुत पॉजिटिव रहोगे, खुश रहोगे, और हमेशा खुश रहोगे ना, तो अपनी आधी से ज्यादा एनर्जी को बचा के रख पाओगे, क्योंकि खुश आदमी की जो बॉडी है ना, उसमें मसल्स को कम काम करना पड़ता है। गुस्से में जो है ना, आपकी दुगनी मसल्स काम करती हैं, आपकी एनर्जी बहुत वेस्ट होती है। इसलिए खुश रहो, पढ़ाई में लगे रहो, और हमेशा कोशिश करो कि टीचर्स का, पेरेंट्स का, बड़ों का हमेशा आशीर्वाद तुम्हें मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।